आते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने स्किल सीखी थी, ठीक है। हम लोग जो अभी तक बात कर रहे थे वो सिर्फ डिज़ाइन की थी, टूल की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे कि ओवरऑल फ्रीलांसिंग क्या होती है और हम इस सब को सेल कैसे करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है या सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज़। अगर आप किसी को बताएंगे, अपने घर में किसी को बताएंगे जिसको नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या होती है, और आप उसको कहेंगे मैं फ्रीलांसिंग सीख रहा हूँ, तो कैसे डिफाइन करेंगे उसको फ्रीलांसिंग क्या होती है, ठीक है। एक ले मैन को हम कैसे बताएंगे फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो आपके माइंड में क्या आता है? आप लोग फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, आपने कोर्स लिया फ्रीलांसिंग का, कुछ समझ आती है कि फ्रीलांसिंग किसको कहते हैं या क्या होती है? अच्छा सर, आज लेक्चर 14 है, 15 बिकॉज फ्राइडे को लेक्चर 14 हो चुका है। लेक्चर 15 है। अब जो अपनी विंडो है उसको रिफ़्रेश करेंगे तो 15 लिखा आएगा। मेरे से गलती से 14 लिखा गया था शुरू में। आप रिफ़्रेश करोगे तो फिर 15 लिखा आएगा। अच्छा सेल्सरेटर में भी बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है इमेज ट्रेस से, बट उसकी क्वालिटी कम होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पेन टूल से ये आप कर सकते हो, ट्रेसिंग करके बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, लेकिन वो कोई इतना अच्छा नहीं होता। मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो टूल जिस काम के लिए बना है हम उसी टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन अपनी स्किल सेल करना आपने ही बताया था सर। अ, मैंने ये नहीं कहा था कि ऑनलाइन चीज़ को सेल करना फ्रीलांसिंग है। दोबारा रिवाइज करें, वो ऑनलाइन अर्निंग थी जिसको आप कह रहे हैं ऑनलाइन चीज़ को सेल करना फ्रीलांसिंग है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर कस्टमर ऑफर्स जॉब ऑनलाइन। अच्छा, इसका मतलब है फ्रीलांसिंग का ऑनलाइन होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक आपकी डेफिनेशन में मुझे ये लग रहा है इंटरनेट के ज़रिए प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना। अच्छा, ऐसा काम जो आप अपनी मर्ज़ी से किए जाएं फ्रीलांसिंग कहलाता है? नहीं, अपनी मर्ज़ी से फ्रीलांसिंग थोड़ी करते हैं। कोई क्लाइंट काम देगा तो हम फ्रीलांसिंग करेंगे। ऐसे थोड़ी हम बाहर निकल जाएं और हम कोई काम करना शुरू कर दें, जी अब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। आप अपनी स्किल्स ऑनलाइन सेल करके अर्न करते हो। अभी तक मुझे ये समझ आ रही है कि फ्रीलांसिंग के लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। Offering service from one at online platform, work for a company at a time, work for many companies at a time, ये करीब करीब ठीक डेफिनेशन है। अच्छा, फ्रीलांसिंग जॉब इज़ वन वेयर पर्सन वर्क्स फॉर देम सेल्फ रेदर देन फॉर अ कंपनी, ये ठीक है। फ्रीलांसिंग का जैसे इतना पता है कि कोई ऑनलाइन काम होता है, ठीक हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड हुए बगैर किसी प्रोफेशन को परस्यू करना, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिपेंडेंट वर्क, फ्रीलांसिंग ऑफलाइन भी हो सकती है। फ्रीलांसिंग मींस वर्क एट होम थ्रू इंटरनेट। घर से ज़रूरी नहीं है, आप ऑफिस से भी काम कर सकते हो, और इंटरनेट के बगैर भी फ्रीलांसिंग हो सकती है। क्या कैसे होती है वो हम देखेंगे, ठीक है जी। कैन इट बी कंपेयर टू कमीशन वर्क? नहीं 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 नहीं, कमीशन वर्क अलग चीज़ है। कमीशन वर्क में एक कंपनी आपको कमीशन दे रही होती है, या आप सेल्समैन के तौर पे जो कमीशन दे रहे थे, वो चीज़ अलग है। इंटरनेट ज़रूरी नहीं है फ्रीलांसिंग के लिए। माइंड से चीज़ निकाल दें कि इंटरनेट के बगैर फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती। वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये बेहतर बेहतर डेफिनेशन है। ठीक है, पहले हम देखते हैं वो डेफिनेशन जो इंटरनेट हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद हम फ्रीलांसिंग को थोड़ा सा और समझेंगे। इंटरनेट ये कहता है कि वर्किंग फॉर डिफरेंट कंपनीज एट अ सेम टाइम रेदर देन बीइंग परमानेंटली एम्प्लॉयड बाय वन कंपनी, ठीक है। अगर हम इसके आसान तर्जुमा करें तो फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा शख्स कि जो डिफरेंट कंपनीज के साथ एक ही टाइम पे काम कर रहा हो, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक कंपनी के साथ काम कर रहा हो, ठीक है। ऐसा बंदा जो 3-4 कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइनर है, उसको डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है और वो 3-4 कंपनीज की सोशल मीडिया को हैंडल कर रहा है, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो वो खुद को फ्रीलांसर कह सकता है। अब इसमें इंटरनेट का वर्ड पूरे यहाँ पे ऑनलाइन इंटरनेट ऐसा कोई वर्ड इसकी डेफिनेशन में नहीं है। और ये बिल्कुल बात ठीक है कि फ्रीलांसर का ऑनलाइन या इंटरनेट पे होना ज़रूरी नहीं है। अगर उसकी सर्विसेज ऑनलाइन होने के बगैर भी सेल हो सकती हैं तो वो एक फ्रीलांसर है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि लेट से मेरे पास एक स्किल है कि मैं लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और एक कंपनी मुझे कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाती है कि हमें अपना लोगो डिज़ाइन करवाना है, तो क्या आप हमारा लोगो डिज़ाइन कर देंगे? मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपकी जो लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज हैं अपनी वो दूंगा, और उसके एवज़ मैं इतने पैसे लूँगा। और इस दौरान मैंने उनसे इंटरनेट पे कोई ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो ऑनलाइन मैं कहीं नहीं था उनके साथ। मैं जस्ट उनके ऑफिस जाके उनसे बात करके
और ओवरऑल उनको डिज़ाइन करके देता रहा। तो ऑनलाइन इंटरनेट इसमें कहीं यूज़ नहीं हुआ। इसको और थोड़ा सा बैकवर्ड में ले जाते हैं। आज से कई साल पहले जब न्यूज़पेपर का दौर था, उस टाइम फोटोग्राफर जो थे वो फ्रीलांस काम करते थे, राइटर जो थे वो फ्रीलांस काम करते थे, रिपोर्टर जो थे वो फ्रीलांस काम करते थे। तो होता ये था कि आपने फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने नाइट क्रॉलर मूवी देखी उसको आइडिया थोड़ा सा होगा कि आप किसी भी इवेंट की या इंसिडेंट की रिपोर्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप डिफरेंट कंपनीज को जाके वो दिखाते हैं कि आप में से किसको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, या आपको किस को ये जो रिटर्न आर्टिकल है वो अपने न्यूज़पेपर के लिए चाहिए। तो जो उसके अच्छे पैसे देता था वो फ्रीलांस राइटर या फोटोग्राफर जो था वो अपनी जो चीज़ थी वो उसको सेल कर देता था। तो उनको फ्रीलांस फोटोग्राफर या फ्रीलांस राइटर कहा जाता था, जो किसी एक कंपनी के साथ काम नहीं करते थे। वो जस्ट स्पेसिफिक किसी जिसने पैसे ज़्यादा दे दिए उसके साथ काम करेंगे। तो इसलिए फ्रीलांसिंग का जो काम है वो इंटरनेट से बहुत पहले से हो रहा है। सिर्फ ये है कि अब इस चीज़ को ऑनलाइन कर दिया गया, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिए गए जहाँ पे इस काम को करने की काफ़ी आसान तरीके आ गए हैं, और वो सारे जो मेथड्स हैं वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रीलांसर एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी सर्विस डिफरेंट कंपनीज को दे रहा होता है एक ही टाइम पे। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक कंपनी के साथ काम करेगा फिर उसको छोड़ेगा फिर दूसरी कंपनी के साथ काम करेगा, तो वो एक तरह से फिर एम्प्लॉय वाला काम आ जाता है। लेकिन आप मल्टीपल कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं एक ही वक्त में, तो वो फिर फ्रीलांसर होता है। और जो नॉर्मल एक पर्सन होता है वो फिर एक ही कंपनी को अपनी सर्विस दे रहा होता है, वो किसी और के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कंपनी उसको अलाउ नहीं कर रही होती। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि फ्रीलांसिंग की आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब कल को कोई भी पूछे आपसे कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो उसका क्या मतलब है, तो आप उसको बताओगे कि मैं अपनी जो स्किल है वो डिफरेंट कंपनीज़ को देता हूँ, या मैं डिफरेंट कंपनीज़ को डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ। उनको जिस भी किस्म की सर्विस चाहिए हो, सोशल मीडिया डिज़ाइन चाहिए हो, मार्केटिंग की सर्विस हो, लोगो डिज़ाइन की हो, ब्रांडिंग की सर्विसेज हो, जो भी सर्विस उनको चाहिए होती है मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। ओके, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते हैं जल्दी से। मैं साथ साथ आपके कमेंट्स देख लूँ, यहाँ से आगे फिर हम चलते हैं। ओके जी, जॉब ऑफ वर्किंग बियॉन्ड बाउंड्रीज विदाउट बीइंग बाउंड टू वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया था बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि एक बॉय को बैकग्राउंड रिमूव करके दिया तो उसके बालों का थोड़ा हिस्सा रह गया, उसको कैसे करें काइंडली बता दें। आज जिन लोगों को डिटेल बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा, मैं कोशिश करूँगा कोई डिटेल इस तरह की जिसमें दरख्त का बैकग्राउंड रिमूव करना हो या बालों का बैकग्राउंड रिमूव करना हो, उसकी वीडियो शेयर करूँ। वो थोड़ी सी लेंथी होती है, ठीक है, मेथड थोड़ा लेंथी है इसका, ताकि आप बड़ा इजीली उसको फॉलो कर सकें, वीडियो को आगे पीछे करके बार बार 3-4 दिन भी पड़ी रहेगी वीडियो, उसका कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वर्किंग एज राइटर, डिज़ाइनर और एनी अदर स्किल बाय एनी ऑफ द ओवर एनी डे, ठीक है। मीन्स अब मार्केट बड़ी हो गई है ऑनलाइन होने से। बिल्कुल ऐसे ही, क्लाइंट भी ज़्यादा हो गए हैं और जो डिज़ाइनर या फ्रीलांसर्स हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा जी, अगर एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर भी वो फ्रीलांसर कहलाएगा? अच्छा क्वेश्चन है ये मेहरान का। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी मुझे कहती है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, कि आप हमें सर्विस देंगे और हम हर महीने आपको पे करेंगे। मैंने भी इस तरह कुछ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो अब इसमें होता क्या है, अगर वो कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप बाकी भी अपनी कंपनीज के साथ या बाकी भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, हमारे साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी क्या है कि हमारी प्राइस सेट होगी है कि मंथली मैं आपको इतना पे करूँगा और आप उसके अगेंस्ट मुझे जो ओवरऑल आवर्स हैं या इतना जो काम है वो देंगे। तो इस सिनेरियो में अगर आप बाकी कंपनी के साथ काम करें तो आप फ्रीलांसर हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हम आपको अच्छा पे करेंगे, जो नॉर्मली आपकी मंथली अर्निंग बनती है उतना ही आपको पे करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ काम करेंगे, आप किसी और के साथ काम नहीं करेंगे, तो उस सिनेरियो में फिर आप फ्रीलांसर नहीं हो, आपको उस कंपनी ने एज अ एम्प्लॉय रख लिया, ठीक है। अगर वो अलाउ करते हैं कि आप किसी और के साथ काम कर सकते हैं फिर आप फ्रीलांसर हैं। अगर वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप किसी और के साथ काम नहीं करोगे तो फिर आप फ्रीलांसर नहीं हैं, ठीक है। मुझे इस तरह की बहुत सारी ऑफ़र आती हैं। इवन कि मेरे साथ एक क्लाइंट था जो जर्मनी से था और उसने मुझे कहा कि आप जर्मनी आएँ और यहाँ आके मेरे साथ काम करिए। इवन कि उसने टेबल वगैरह प्रॉपर वहाँ सेटिंग करके चेयर वगैरह, और वो यानी कि मुझे प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह सेंड करा कि ये मैंने आपका डेस्क वगैरह बना दिया, यहाँ आएँ, मुझे बड़ी ज़रूरत है एक अच्छे डिज़ाइनर की, इस तरह। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं मुल्क छोड़ के जाऊँ। यहाँ पे मेरी जो फैमिली है, छोटी सी फैमिली है,
और उनको मेरी ज़रूरत है, सो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। खैर बहरहाल ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूँ, कोई इतना मसला नहीं है। फिर मैं उसको यही कहा कि मैं आपको यही सर्विस दे दूँगा ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। खैर इस तरह की ऑफ़र्स आपको आती हैं, अगर आपको ऑफ़र अच्छी लगे तो आप ज़रूर एक्सेप्ट करें, ठीक है। लेकिन उनसे कोशिश करें कि उनको कहें कि एटलीस्ट आप 6 महीने का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें मिनिमम, ठीक है, कि 6 महीने आप मुझे सैलरी दोगे। ये नहीं कि 1 महीना आपने मेरे साथ काम किया उसके बाद को बस अब ठीक है, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनके साथ करना है। खैर ये बात की चीज़ें हैं। फ़िलहाल अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है, वर्किंग एज़ योर ओन बॉस इज़ नोन एज़ फ्रीलांसिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हमें थोड़ा-सा क्लियर हो गया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि व्हाई शुड आई डू फ्रीलांसिंग। ये पूरी जो प्रेजेंटेशन है आज की, ये पूरी मैंने बहुत टाइम लगा के डिज़ाइन की है, क्योंकि ये सवाल हर इंसान के माइंड में आते हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि आपके जो फ्रीलांसिंग वाला थोड़ा-सा क्लाउड है माइंड में, ये थोड़ा-सा क्लियर हो जाए कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, आखिर इसकी इतनी अ, क्या कहते हैं कि बात क्यों चलती है, हर तरफ इसका ज़िक्र क्यों है इतना फ्रीलांसिंग का, ठीक है। ओके, सो मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए? आपके माइंड में क्या सवाल है या क्या जवाब है इसका कि फ्रीलांसिंग आखिर क्यों करनी चाहिए? क्या वजह है इसकी? ओके जी, ठीक हो गया। सर डू यू हैव किड्स? नहीं, अभी तक मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी शादी को अभी 1 महीना हुआ है। बट अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह वो औलाद से नवाज़ेगा। खैर मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर हम फ्रीलांसिंग क्यों करते हैं? ठीक है, क्या वजह क्या है इसकी? कमिंग वर्ड इज़ डिजिटल वर्ड, ठीक है। सेट्स टाइमिंग आर मोर फ्लेक्सिबल, बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं किसी का बाउंड नहीं हो सकता, डेट्स व्हाई आई प्रेफर फ्रीलांसिंग। ओए होए होए, ठीक है भाई। ये बहावलपुर वाले सारे वो नवाबी फील क्यों है आप लोगों के साथ? मैं स्टार्ट से देख रहा हूँ कि आप लोगों के में ना वो एक नवाबी है। किस तरह की? फॉर एग्जांपल 1.5 घंटे की क्लास होती है, सर उसमें 15 मिनट की ब्रेक दें हमें। भाई सोफे पे लेट के आप लोग क्लास ले रहे हैं, 1.5 घंटे की क्लास है सिर्फ, घर में बैठ के ले रहे हैं, उसमें भी आपको 15 मिनट की ब्रेक चाहिए। तो उसके अलावा भी आप लोग जो मुझे इनबॉक्स में रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें मुझे फील हो रहा होता है कि एक नवाबी है वहाँ के पानी में, जो कि अच्छी चीज़ है। ओके, ठीक हो गया। इट कैन बी डन फ्रॉम एनी वे, ठीक हो गया। एक तो सर आजकल इट्स इम्पोर्टेंट ड्यू टू सच सेचुरेशन इन जॉब्स, ठीक है। बहरान बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश यूज़ करें, या आपकी उर्दू मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है। सर मेरा पीटीआई से गुजारिश है, पीआईटी से किससे गुजारिश है? पीआईटीसी से गुजारिश है वो हेल्थ के डिप्लोमे की तरफ भी आए हैं, खसूसन फार्मेसी डिप्लोमा जैसे फार्मासिस्ट है। ठीक है, आपका जो फीडबैक फॉर्म है उसके अंदर आप ये सारी डिटेल लिख के भेजिएगा कि आपकी क्या क्या गुजारिशात हैं, ठीक है, वो सारी वहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। अच्छा जी, ठीक हो गया। अर्निंग की वजह से फ्रीलांसिंग करते हैं हम, एक कंपनी के लिए बाउंड नहीं होते, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, एज सोर्स ऑफ अर्निंग रिस्पेक्टेबल ऑनेबल लाइवलीहुड। अच्छा, फ्रीलांसिंग एक रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल लाइवलीहुड है, यह आपको किसने कहा है? मेरे यहाँ जहाँ भी लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनको घर से काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं कि हर वक्त लैपटॉप लेके बैठे रहते हो, कहीं आते जाते नहीं हो। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि कहाँ पे फ्रीलांसिंग रिस्पेक्ट हो रही है, हम वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, टू अर्न वी शुड चूज फ्रीलांसिंग बिकॉज इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू वन लोकेशन ओनली। सर ये इसके इस बात में बेस्ड है, आपको 9 से 5 जॉब नहीं करनी पड़ती, ठीक हो गया। मैक्सिमम कस्टमर्स को मैक्सिमम अर्निंग होती, ठीक है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आप जब चाहें तब काम कर सकते हैं, नो फिक्स, ठीक हो गया। ठीक है, आई थिंक फ्रीलांसिंग से हमारी अर्निंग और लर्निंग एक्सटेंड होती है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक्सपेंसेस मीट करते हैं, ठीक है। पर्सनल बिजनेस ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। सर आजकल जॉब सिचुएशन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब
मैं आपको एक थोड़ी-सी उस चीज़ के ऊपर लाऊँगा आगे चल के कि फ्रीलांसिंग में हम सिर्फ ये नहीं है कि आज फ्रीलांसिंग की तारीफ़ें करेंगे, हम दूसरे इसके डार्क साइड भी देखेंगे कि उसमें क्या कुछ है। अच्छा, अ, मेरी तरफ थोड़ी-सी ईज़ी डेफ़िनेशन है कि हमें फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले इसकी चीज़ ये है कि उसमें आपका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। अब एक्सपोज़र किस तरह से ज़्यादा है? एक्सपोज़र का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोज़ होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है? फ्रीलांसिंग में आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? थोड़ा-सा इस बात को समझेंगे। नॉर्मली अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे होगे तो आप रोज़ उन्हीं 5-6 लोगों से मिलोगे जो आपके आस-पास आपके डिपार्टमेंट में होंगे, ठीक है? उन्हीं लोगों से बात करेंगे, उन्हीं लोगों से आप ओवरऑल कन्वर्सेशन करेंगे, जिसके बाद आपको वही सब कुछ सीखने को बार-बार मिल रहा है, ठीक है? मेरे नज़दीक अगर एक बंदे ने 5 साल एक कंपनी में जॉब की है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर एक बंदे ने 5 साल फ्रीलांसिंग की है, 5 साल पहले वो कैसा था और 5 साल बाद कैसा है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि उसका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। फ्रीलांसिंग में कैसे एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, आप रोज़ नए क्लाइंट से, नए कल्चर के बंदे से, नई कंपनी के बारे में जान रहे होते हो, जिससे आपको नई चीज़ों का पता चलता है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट डिज़ाइन की अगर सर्विस देता हूँ, तो मुझे हर दफ़ा कोई नई कंपनी देखने को मिलती है, जो कोई नई किस्म की सर्विस दे रही होती है। कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, आपको ओवरऑल जो हमारे यहाँ पे बिटकॉइंस का बड़ा ज़िक्र आता था, उसके बारे में आप इस तरह की कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन इस तरह की करेंसीज़ दे रही हैं, उनके बारे में पता चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, फिर डाटा माइनिंग क्या होती है। जब तक आप इस बारे में जानोगे नहीं, आप उस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। वो खुद आपको समझाते हैं कि ये सब कुछ होता है, ये इस तरह काम करते हैं हम, ताकि आप उनके ब्रांड को बिल्ड कर सको, ठीक है? तो वो आपको खुद टीच करते हैं इस तरह की चीज़ें। परेशान नहीं होना कि ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा डिज़ाइनिंग करने के लिए, ऐसा नहीं है। आप जस्ट उस कंपनी के बारे में जब बात करते हो, आपको समझाते हैं, बड़ा ईज़िली आपको चीज़ों का आइडिया हो जाता है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी हेल्थ रेलिवेंट कंपनी के साथ काम किए, जहाँ पे मुझे ओवरऑल मेडिकल से रिलेटेड बहुत चीज़ें पता चली हैं। हालाँकि मेरा बैकग्राउंड मेडिकल से नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके अलावा बिज़नेस डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। फाइनेंस डेवलपमेंट हैं, लॉ से रिलेवेंट कंपनीज़ हैं। तो जब भी आप डिफरेंट किस्म की कंपनी से काम कर रहे होते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे पास ऐसा-ऐसा कंटेंट आया है, जो नॉर्मल इंसान की पहुँच में नहीं होता। मुझे उसके अगेंस्ट एनडीए साइन करने पड़ते हैं कि मैं वो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा किसी के साथ। डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास इवन के आपके जो एमआईटी यूनिवर्सिटी का आप लोगों को आइडिया होगा, अमेरिका में जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है, उनके जो रॉकेट डिपार्टमेंट है, जो रॉकेट्स क्रिएट करते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट, उनके इतने ज़्यादा यानी कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए, उनको मैंने उनके साथ काम किया। तो आप इवन के जिस फील्ड से आपका ताल्लुक नहीं भी है, आपको उस फील्ड के साथ काम करने का मौका मिलता है और आप बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, ये तो सिर्फ होगी ना नॉलेज की बात। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात यह है कि आपको नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है। एक बंदा बहुत गुस्से वाला है, एक बंदा बहुत काम है। अब मैंने ऑलमोस्ट 3000 4000 क्लाइंट के साथ काम किया, तो 3000 4000 क्लाइंट की जब मैं बात करूँगा, तो उनके बिहेवियर में फ़र्क होगा, उनको हैंडल करने का तरीका अलग होगा। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको बात करने का सलीका आता है, ठीक है? बात करने का तरीका आता है। आपको अगले की टोन समझ आ जाती है कि अच्छा ये ऐसे बात कर रहा है, तो शायद ये ऐसा फ़ील कर रहा होगा। लेकिन जब आप कहीं नॉर्मल जगह पे जॉब कर रहे होते हैं और वही एक आपका सर्कल है, वो 1 साल आपने पूरा उन्हीं 4-5 लोगों के साथ काम करना है, तो एंड क्या होता है कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाते हैं, ठीक है? आपके बॉडी में और आपके माइंड में कुछ ऐड नहीं हो रहा होता, आप कुछ नया नहीं सीख रहे होते, आप उसी चीज़ के इर्द-गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए फ्रीलांसिंग में एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, आप एज़ अ पर्सन बहुत डेवलप होते हो। मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो यहाँ से ग्रेजुएट होके जाते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं और टाइम के साथ-साथ उनके चलने में, उनके पहनने-ओढ़ने में, उनके बात करने में बहुत फ़र्क आ जाता है। वो जब मेरे से 5-6 महीने बाद दोबारा मिलने आते हैं कि सर इस तरह, और वो मिलने आते क्या हैं? ऐसा नहीं होता कि उन्हें मेरी याद आ रही होती है, वो मेरे से मिलने आते हैं। वो मिलने मेरे से इसलिए आते हैं, सर वो काम बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है, तो मैंने अब टीम इकट्ठी करनी है, आपके इस बैच में से कोई बच्चे मुझे मिल जाएँ तो मैं वो कंपनी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इस सिलसिले में मेरे से अक्सर मिलने आते हैं। लेकिन वहाँ पे जो उनका बात करने का तरीका, सोच का तरीका, वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका होता है। लेकिन जब शुरू में मेरे पास पढ़ने आते हैं, उस टाइम उनको शरारतें सूझ रही होती हैं, उस टाइम उनका दिल नहीं लग रहा होता, मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा। मेरे पास ज़्यादातर बच्चे जो भी लेज़ी बच्चे होते हैं, जो इनका बिल्कुल काम करने का दिल नहीं करता होता। हमेशा मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो लाइफ़ में कामयाब हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी जगह से शॉर्टकट निकाल के ले आते हैं कि सर ये आप काम जो करवा रहे थे, ये मैंने इससे भी शॉर्टकट तरीके से कर लिया। क्योंकि वो लेज़ी होते हैं, उनको बस किसी तरह मौका चाहिए होता है कि हम शॉर्टकट निकालें इस चीज़ का भी।
और इसीलिए वो लाइफ में ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो मेन जो चीज़ है, आपकी जो ओवरऑल बिल्ड है, आपका जो माइंड है, वो सारा चेंज होता है, वो सारा उसको एक्सपोजर अच्छा मिलता है और वो ओवरऑल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, मैं वापस आप लोगों के कमेंट्स पे आता हूँ, फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। ठीक हो गया। Whenever you take a creative initiative, first you face hurdles from your own home. इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। When I'm practicing to make my Urdu better and better, so using Urdu vocabulary in my all conversation, आप बिल्कुल उर्दू यूज़ करें, लेकिन फ़िलहाल यहाँ यूज़ ना करें, बाकी जहाँ मर्ज़ी यूज़ करें। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। माइट भी आप कुछ और कह रहे हो, मैं कुछ और समझूँ, मैं कोई और जवाब दे दूँ, आपके पास सवाल का जवाब ना आए, तो इसलिए। अच्छा जी, पाकिस्तान में रेवेन्यू लाने में हेल्प होती है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इफ़ वी हैव एनी स्किल देन वी डू कैन अर्न थ्रू फ्रीलांस। ठीक हो गया। Freelancing is like Boolean search to me. You are all sitting online to find your friends of whether people need specialty you have and finally you have services. ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होंगी, बिल्कुल ऐसे ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाता है एक टाइम पे आके। ठीक है। सर बारिश बहुत तेज़ है, अगर मैं लेक्चर छोड़ के चली गई तो आप समझ जाना कि मुझे डर लग रहा है। बहुत अच्छे कि ये नवाब के साथ साथ इस तरह के भी लोग हैं। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है एक्सपोजर के बाद, वो है पैसा। फ्रीलांसिंग में पैसा बहुत है। ठीक है। अ, इसमें ना कोई दो राय है, ना कोई शक है। इसीलिए लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपके जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्रीलांसिंग में आके। लेकिन ये कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई वादा नहीं है, जैसे बाकी इस तरह की चीज़ों में होता है कि जी आप डबल अर्निंग करना शुरू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं है। आपके जो माइंडसेट है, आप किस तरह अपने बिज़नेस को लेके चलते हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका पैसा ज़्यादा होता है या होता ही नहीं है। ठीक है। सिर्फ चीज़ ये है कि अगर आप जितनी मेहनत जॉब में करते हैं, अगर आप उतनी मेहनत फ्रीलांसिंग में करेंगे तो हाँ, आप ज़रूर ज़्यादा अर्निंग करोगे। ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे नहीं, आप सिर्फ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दोगे और कहोगे जी अब मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, मैं ये भी ले लूँगा, वो भी ले लूँगा, और ख़याली पुलाव बनाते रहेंगे, तो फिर आप भूल जाएँ कि आप कुछ कमाएँगे। कहने का मकसद ये है कि जितनी मेहनत आप जॉब में करते हैं, उतनी मेहनत अगर आप फ्रीलांसिंग में करोगे तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग करोगे। क्यों? क्योंकि होता कुछ इस तरह से है कि आप अगर जॉब में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे, ओवर टाइम लगाओगे, मैक्सिमम आपको क्या होगा, 10% 20% सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग में आप ओवर टाइम लगाते हो, अगर आप दिन में नॉर्मली काम कर रहे हो, साथ साथ रात में भी काम करना शुरू कर देते हो, रात में क्लाइंट्स को रीच कर रहे हो, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, क्या होगा, आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। क्योंकि पहले आप जस्ट दिन में काम करते थे, अब रात में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से होता ये, मैंने जो आज तक होते देखा है कि स्टार्ट में आपकी जो एक महीने अर्निंग हुई थी, अगले महीने आपकी नॉर्मली उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि आपकी ओवरऑल जो अर्निंग है वो जॉब की अर्निंग से ज़्यादा होती है फ्रीलांसिंग में। ठीक है। ये बाकी आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको आइडिया होगा। जॉब में मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जॉब में अगर आपको 20,000 30,000 की जॉब महीने के लिहाज से मिलती है, कि आपको हर महीने के एंड में 30,000 मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा उसमें इनपुट देना पड़ता है, पूरे 30 दिन काम करना पड़ता है, तब जाके आपके वो 30,000 बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग में $50 का ओवरऑल चार्ज करते हो एक लोगो डिज़ाइन करने में, और आप पूरे महीने में जस्ट 4 लोगो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो ये $200 बनते हैं। और $200 अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन आपके समझ लें कि 30-32 हज़ार से ऊपर बात चली जाती है। तो वो जस्ट 4 लोगो डिज़ाइन करने में मुश्किल से आपका 1 हफ़्ता लगेगा 4 लोगो डिज़ाइन करने में, और बाकी 3 हफ़्ते आप चिल करें। ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो अर्निंग है वो इसके निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट में हमारे पास जो चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है फ्रीलांसिंग के अंदर, कि आप ओवरऑल जैसे चाहें काम करें, जिस स्टाइल में चाहें काम करें, दिन में चाहते हैं काम करें, रात में चाहते हैं काम करें, जिस टाइम आपको ठीक लगे आप ओवरऑल अपने वर्किंग आवर सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप कम्युनिकेशन का वे अपना जो रखना चाहें रखें। तो इस लिहाज से फ्रीलांसिंग में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से आप अपना ओवरऑल जो शिफ्ट है वो जॉब से फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आते हो। जॉब में आपका बॉस कहता है कि नहीं जी, जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है पहले आपने मुझे दिखाना है, मैं उसमें कीड़े निकालूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वो ठीक है या गलत है।
अब बॉस जो है वो डिज़ाइनर नहीं है, वो अपने माइंड से सोचता है, वो अपने तरीके से सोचता है, वो गलतियाँ करके यानी कि चीज़ें वगैरह निकाल देता है जो आपने बड़े तरीके से बनाई होती हैं, और बाद में जब क्लाइंट को सेंड की जाती है चीज़, क्लाइंट कहता है कि मुझे पसंद नहीं आई, फिर बॉस आपको कहता है कि आपने डिज़ाइन अच्छा नहीं बनाया। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने होती हुई देखी हैं। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि जो चीज़ आप बना रहे हो आप डायरेक्ट क्लाइंट को सेंड कर रहे हो, क्लाइंट को वो चीज़ पसंद आ रही है, ठीक है, आपका कोई बॉस नहीं है ऊपर। ओके, अब आते हैं वापस आप लोगों कमेंट्स के ऊपर, फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सर वी शुड बिकम लेज़ी देन, देखिए लेज़ी हुआ नहीं जाता, इंसान अंदर से ही लेज़ी होता है। आप ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं कि जी मैं अब लेज़ी बनना चाहता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा लेज़ी है वो लेज़ी है, आप लेज़ी बन नहीं सकते, ये आपके खून में चीज़ होती है। अच्छा जी, ठीक है। सर क्लाइंट्स मिलना ही आजकल बहुत मुश्किल है, इतनी प्रोफाइल्स होती हैं, हमारी कहीं नज़र नहीं आती। टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा कि जिसके थ्रू आपकी प्रोफाइल नज़र आएगी। अच्छा जी, हार्ड वर्क इज़ मैटर इन एनी फील्ड, ठीक है। मैक्सिमम ऑनलाइन रहना, क्लाइंट को फौरी रिप्लाई करना, नहीं मिलती सर वो भी बस लेबर को मिलती है ओवर टाइम, बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। इस वीक हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जी, इंशाल्लाह ज़रूर क्रिएट करेंगे। सर मुझसे एक क्लाइंट ने कांटेक्ट किया, मैंने 2 घंटे बाद रिप्लाई किया, उसने दोबारा बात नहीं की। माइट भी वो जल्दी में होगा इसलिए नहीं की। सर जॉब मेरी मेहनत कर लें, इनकम इंक्रीज़ नहीं होती, फिक्स सैलरी, बिल्कुल ऐसी ही है सर। आप रात तक ऑनलाइन होते तो फाइवर पे आई चेकड, ठीक है। स्टॉक ना किया करें, अच्छी बात नहीं है। सर फ्रीलांसिंग हमारी लाइफ का डिसिप्लिन ख़त्म कर देती है, वी बिकम लेजी एंड स्टार्ट वर्किंग एट अब नॉर्मल एंड अनसर्टेन टाइमिंग, ठीक है। अच्छी बात कही उन्होंने, ये कह रही हैं कि फ्रीलांसिंग से आपके जो ओवरऑल स्केजुअल है लाइफ का वो ख़राब होता है, आप अजीबोगरीब टाइम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बात इनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपने जो स्केजुअल है वो ठीक कर भी सकते हैं, ठीक है। आप कहें कि मैं दिन के इस टाइम से इस टाइम तक फ्रीलांसिंग करूँगा, बाकी टाइम में नहीं करूँगा, तो आपका जो ओवरऑल स्केजुअल है वो सेट हो जाएगी। जैसे मैंने अपना स्केजुअल सेट किया है कि मैं पहले जो था सिंगल था, जिस टाइम मर्ज़ी उठूँ, जिस टाइम मर्ज़ी काम करूँ, कोई इशू नहीं। लेकिन अब बिकॉज आई एम मैरिड, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने अपना टाइम सेट कर लिया है, और मैं प्रॉपर ऑफिस टाइम की तरह काम करता हूँ। मैंने स्टूडियो बनाया हुआ है, एज ऑफिस डील करता हूँ उसको, कोई इतना इशू नहीं, ठीक है। तो आप अपनी टाइमिंग सेट कर लें। फ्रीलांसिंग आपसे ये तो नहीं कहती कि आपने रात को ही काम करना है या आपने इस टाइम ही काम करना है, ये तो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल है, जब दिल करे तब काम करें। अच्छा, फ्लेक्सिबल एक बार फिर बता दें, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि अपनी टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि आप लेट के काम कर सकते हैं, खड़े हुए काम कर सकते हैं, एक टांग इधर रख के काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जिस टाइम आप चाहें काम कर सकते हैं, आपका 9 से 5 वाला मसला नहीं है। ओके, सर लेज़ीनेस एंड हार्ड वर्क में कौन जीतता है? मेरे ख्याल में लेज़ीनेस में और हार्ड वर्क में कोई भी नहीं जीतता, हमेशा स्मार्ट वर्क जीतता है। अगर लेज़ी वाला बंदा स्मार्टली काम करेगा तो वो हार्ड वर्क से जीत जाएगा, ठीक है। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता कि आप सर नीचे करके बुरा हाल हो जाए और काम करते रहें। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि आप बेहतर रास्ते ढूंढते हो अपने आप को बेहतर करने के लिए, कि कल मैं क्या था और आज मैंने कल से बेहतर होना है। कल मैंने इस चीज़ के ऊपर टाइम ज़ाया किया था, आज मैं उस चीज़ पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, उस पर प्रोडक्टिव होऊंगा। तो वहाँ पे जो आप अपने आप को शिफ्ट कर रहे होते हैं, उस जस्ट आधे घंटे को बेहतर करने के लिए जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, वो आपका हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क ये नहीं है कि सर नीचे दिया और बस काम करते रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो गधे वाला काम है जो एक ही चीज़ आप बार बार कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ आप फ्रीलांसर कंपनी के लिए काम करने को डिस्करेज करते हैं या इनकरेज? फ्रीलांसर कंपनी के लिए काम, मैं समझा नहीं किस तरह की कंपनी, मतलब फ्रीलांसर कंपनी। अच्छा सर, एक माइंडसेट बनना है कि फाइवर पे या इस तरह की साइट्स पे ज़्यादातर काम रात को ही मिलता है, इज़ इट ट्रू? अच्छा, रात को क्यों मिलता है वहाँ पे काम? रात को काम आपको इसलिए मिल रहा होता है क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस है। जब हमारी यहाँ पे रात हो रही होती है, वहाँ पे सुबह बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है, लोग जो हैं क्लाइंट्स जो हैं वो रीच आउट करना शुरू करते हैं, इसलिए टाइम जोन का थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप रात को जाग सकते हैं, रात को काम कर सकते हैं, आपके घर वालों का आपसे कोई इशू नहीं है, तो फिर रात को काम करें, अच्छी बात है, बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं रात को काम करना मेरे लिए मुश्किल है, तो आप फजर के टाइम उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, और फजर से लेके 9-10 बजे तक जब भी आप पॉसिबल है आपके लिए,
आप तब तक काम कर लें, वो भी उनके दिन के टाइम पे आता है, नॉर्मली क्लाइंट आपको उसी टाइम रीच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उस टाइम भी काम कर सकते हैं और घर वाले आपसे बड़े खुश होंगे कि माशाल्लाह हमारा जो बच्चा है फजर के टाइम उठ जाता है और उस टाइम बैठ के पढ़ रहा होता है या काम कर रहा होता है, ठीक है। तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ओवरऑल अपने जो स्केड्यूल है उसको सेट कर लो इस लिहाज से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दिन में ही काम करना है, तो आपकी अर्निंग में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर रात होती है, बहुत कम आपको रात के टाइम इस तरह से क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने स्केड्यूल को स्टार्ट में सेट करना पड़ेगा। लेकिन अब जो मेरी पोजीशन है, यहाँ पे क्लाइंट मेरा वेट करता है कि यहाँ से रिप्लाई आ जाए, तभी हम ओवरऑल आगे इसको चीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो जब तक मेरा रिप्लाई नहीं आता, क्लाइंट किसी और को हायर नहीं करता। हाँ, अगर वो बहुत जल्दी में होगा तो शायद वो किसी और को हायर कर ले, वरना नॉर्मली क्लाइंट्स मेरे साथ काम करते हैं, वो मुझसे पूछ रहे होते हैं अगर आपके पास टाइम है तो ये हमारा लोगो या हमारी जो कंपनी की वेबसाइट है वो डिज़ाइन कर दें। तो इस तरह चीज़ नॉर्मली हो जाती है जब क्लाइंट आप पे डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। ओके, अच्छा। सर फ्रीलांसिंग में लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है, लैंग्वेज कितनी मैटर करती है? लैंग्वेज मैटर करती है, लेकिन उसके लिए आप ग्रामरली वगैरह के जो प्लगइन्स वगैरह हैं वो इंस्टॉल कर लें। आपने चीज़ टाइप करके सेंड करनी है उसको, तो ग्रामरली जो है आपको बताया था कि आपकी जो ग्रामर है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं है, ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी इसके अलावा इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना शुरू करें, अगर आपके वालिदैन इजाज़त देते हैं तो इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू करें, ताकि आपको पता हो कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश का, ठीक है, कौन कौन से स्लैंग यूज़ होते हैं, ताकि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें उनके साथ। वो गुड, येस, ग्रेट वाली इंग्लिश से थोड़ा सा बाहर आएँ और थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल करें कि अच्छा ये बंदा अगला जो है हमारी बात को समझ रहा है, ठीक है। अच्छा, सर मैंने 2 साल से प्रोफाइल बनाई हुई है, फाइवर पे फ्रीलांस पे भी कभी किसी क्लाइंट का मैसेज नहीं आया। जब आप मेरे कहने पे प्रोफाइल बनाएंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे और फिर आपको कभी मैसेज नहीं आएगा, तो 2 साल बाद, 2 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है वैसे, 2 साल बाद तो फिर आपने मुझे बताना है। अभी आप 2 साल से बेशक प्रोफाइल बना के रखें, गलत प्रोफाइल बनाई होगी, ठीक नहीं होगी, उसमें चीज़ें मिसिंग होगी, तो फिर बेशक आप 10 साल बना के रखें, कभी कोई क्लाइंट रीच नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, जो लोग फ्रीलांसर कंपनी बना लेते हैं और न्यू लोगों को हायर करते हैं वो कंपनी, अच्छा फ्रीलांसर कंपनी किस तरह की, मतलब कि वो नॉर्मली डिफरेंट कंपनी से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे होते हैं। अगर वो आपको अच्छा पे कर रहे हैं तो आप उनके साथ काम कर लें, क्योंकि वो बिल्डिंग स्टेज में है। अगर वो कंपनी चल जाती है, कल को आप उसमें एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये छोटी कंपनी है और ये माइट पे भी ना करेंगे, कम पे करेंगे ज़्यादा पैसों का, और सॉरी ज़्यादा काम का कम पे करेंगे, तो फिर आप बेशक ना करें, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा कंपनी को। इससे मैं नहीं कह सकता कि आपने काम करना है या नहीं करना कंपनी में। अगर आपको समझ आती है, आपको ठीक लगता है, माइंड आपको कहता है, तो कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सर मैंने ग्रेजुएशन में एक टीचर से सीखा है कि हमेशा स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स मोस्टली रिटर्न, जी बिल्कुल। आपकी 95% ऑफ द कम्युनिकेशन जो होती है ओवरऑल क्लाइंट के साथ फ्रीलांसिंग में, वो रिटर्न ही होती है। और कोशिश भी यही करें कि रिटर्न कम्युनिकेशन हो, क्योंकि जो चीज़ लिख ली गई है उस चीज़ को फॉलो अप करना आसान होता है। जो चीज़ कॉल पे होगी, जी मैंने तो ये कहा था, मेरा तो वो मतलब था, तो मैंने तो ये कहा ही नहीं था, कॉल में फिर ये मसले आ जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें रिटर्न कम्युनिकेशन की तरफ ही जाएं। अच्छा जी, ओके सर, वर्क स्मार्टर देन हार्डर, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक हो गया। ठीक है सर, मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया था, वो सेट हो सकता है या न्यू बनाना पड़ेगा? आपका पुराना अकाउंट ही सेट हो जाएगा, बेफिक्र हैं। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं, फ़ायदे क्या हैं फ्रीलांसिंग के। अभी तक हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं, तो उसको थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है फ्रीलांसिंग का कि आप बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल जॉब से या बिज़नेस से कंपेयर करें, तो बिज़नेस बिल्डअप करने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। आपको शॉप लेनी है, ऑफ़िस लेना है, फर्नीचर लेना है, टीम लेनी है, स्टाफ लेना है, तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है, फ्रीलांसिंग बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। आप सिंपल एक अकाउंट क्रिएट करते हो, नॉर्मल जैसे फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, नाम वगैरह, अपनी स्किल्स वगैरह वो लिखते हैं, और जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे होते हैं वो लिखते हैं, और आपकी ओवरऑल जो फ्रीलांसिंग है वो टेक्निकल स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत जल्दी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत ईजी है इसको स्टार्ट करना। आपको कोई टैक्स वगैरह गवर्नमेंट से ओवरऑल परमिशन लेना या एनटीएन क्रिएट करवाना, टैक्स नंबर लेना, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहाँ पे जाके इजीली अपना अकाउंट क्रिएट करके और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे वो आगे चल के हम देखेंगे, बट कंपेयर करें अगर हम बिज़नेस के साथ या नॉर्मल जॉब के साथ,
तो ये चीज़ काफ़ी ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अफोर्डेबल है, आपका कोई भी खर्चा नहीं हो रहा है इसके अंदर। बिजनेस में ये होता है कि आपकी कॉस्ट लगी रही होती है एक चीज़ के ऊपर, आपकी बिजली का खर्चा है, आपके ऑफिस का रेंट है, आपके स्टाफ की पेमेंट्स हैं, तो वो सारा कुछ जो है आपको कट करके फिर एंड में आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपका लैपटॉप है और आप हैं, आप जैसे मर्ज़ी काम करें, कोई मसला नहीं है, आपके कोई ऐसा जेब से पैसे नहीं लग रहे होते और ना ही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पैसे देने पड़ रहे होते हैं। जो आपकी अर्निंग आ रही है उसी में से कहीं ना कहीं कटिंग हो रही होती है, तो एज सच आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा होता, ठीक है। तो कॉस्ट इसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती, अफोर्डेबल चीज़ है। उसके बाद डिमांड बहुत ज़्यादा है फ्रीलांसर्स की, ठीक है। हर कंपनी ये चाहती है कि हम एक ऐसा बंदा हायर करें कि जो हमारा काम करे और उसके बाद वो चला जाए, हम उसको मंथली पे ना करना पड़े, ना उसके हेल्थ अलाउंस देने पड़े, ना उसके हाउस के अलाउंस देने पड़े, गाड़ी का खर्चा देना पड़े, मोबाइल का खर्चा देना पड़े। वो जस्ट जो काम हमें उससे चाहिए वो काम करे, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल जो बड़ी कंपनीज हैं वो कोशिश करती हैं कि वो फ्रीलांसर्स को हायर करें ताकि उनका जो ओवरऑल काम है वो हो सके और उसके बाद उनको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह ना करनी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आप अपना स्केड्यूल सेट कर सकते हो, जैसे भी हम लोगों ने बात की कि हम लोग बड़ा इजीली अपना स्केड्यूल सेट करेंगे और फ्लेक्सिबल है आपका काम करना, जिस तरह आप चाहो, जो आवर्स आप रखना चाहते हो काम के लिए, आप उस टाइम पूरे दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप अपने क्लाइंट्स चूज़ कर सकते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रीलांसिंग में आप अपना क्लाइंट चूज़ कर सकते हो कि आपने किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना। कोई क्लाइंट आपके पास आता है लेकिन आपको लगता है कि यार ये बंदा थोड़ी सी बदतमीज़ी कर रहा है और मुझे लगता है कि मैं इससे काम करूँगा तो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी इशू है और मेरी प्रोफाइल के लिए भी इशू है कि ये बंदा बाद में मुझे नेगेटिव रिव्यू दे सकता है। तो इसलिए आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता या मेरे पास टाइम नहीं है काम का, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक चीज़ अच्छी है। लेकिन जब आप जॉब कर रहे हो तो कहीं पे अगर आपके बॉस ने कह दिया कि ये जी हमें ये कंपनी को काम करके देना है और उसका जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है वो इंतहाई बदतमीज़ है, वो आपसे बदतमीज़ी करता है, आपको तंग करता है, आप बॉस को नहीं कह सकते क्योंकि वो बॉस को पे कर रहे हैं और बॉस आपको पे कर रहा है, तो इसलिए आप कंपनी से निकलेंगे, वो वहाँ से नहीं निकलेंगे, तो इसलिए आप वहाँ पे बड़ा तंग होते हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं फ्रीलांसिंग के अंदर जिससे आपको बेहतरी आती है, आपके काम के अंदर आप बड़ा ईजिली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोग अपने तरीके से काम कर सकते हैं, जिस तरह जिस मेथड पे हम काम करना चाहें हम उस मेथड पे उस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया कि नॉर्मली कंपनी में होता है कि आप जो भी काम करते हो अपने अपर जो मैनेजर होता है या बॉस होता है उसको दिखाते हैं कि जी मैंने काम किया, वो उसमें से गलतियाँ निकालता है, उसको अच्छा खासा ख़राब करता है और फिर आगे फॉरवर्ड करता है, जिसकी वजह से एक बड़ा गैप रहता है। या नॉर्मली अगर आप कहते हैं कि मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ, पहले स्केच बनाता हूँ, फिर वेक्टर का आर्ट क्रिएट करता हूँ, फिर फाइनल प्रेजेंट करता हूँ उसको, लेकिन आपका बॉस कहता है नहीं, तुम स्केच बनाओगे, मुझे दिखाओगे, मैं रिप्लाई करूँगा उसको, फिर उसके बाद तुम उसको क्रिएट करोगे, तो ओवरऑल बड़ा लंबा एक प्रोसेस बन जाता है। तो इसलिए जिस तरह आपको ठीक लगे आप उस तरह काम करें, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और फ़ायदा है तो मुझे बताएं, लेकिन ओवरऑल एज अ फ्रीलांसिंग आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं या इस तरह के ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं वो जॉब में नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सर क्लाइंट हमसे खुद कांटेक्ट करते हैं या हम खुद भी उनके ऑफ़र कर सकते हैं अपनी स्किल के बारे में? इसका जवाब आपको आज के लेक्चर के एंड में मिल जाएगा। अच्छा जी, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन नहीं आ रही, एनीबॉडी टेल मी क्या करूं? आप लैपटॉप की स्क्रीन ही गायब हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, आप रीस्टार्ट करके देख लें। सर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अकाउंट से कर सकते हैं या अलग अलग अकाउंट होने चाहिए? कर सकते हैं, ठीक है, फ़िलहाल आप कर सकते हैं, आगे चल के बताऊंगा इसमें कि कौन कौन सी जो गिग्स हैं हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी सर, इस कोविड-19 की वजह से फ्रीलांसर के काम पे कोई इफ़ेक्ट आया है? मेरे ख़्याल में फ्रीलांसर का काम बढ़ गया, क्योंकि वो जो वर्क फ्रॉम होम था अब सारे ही फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से कंपनी को समझ आ गया कि हमें हर चीज़ के लिए एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्रीलांसर से भी काम करवा सकते हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यू यूज़ द टर्म इनिशियली, लेट अस नो इफ समवन इज़ फ्रीलांसिंग एंड हैज़ गवर्नमेंट जॉब आल्सो। Is not it conflict of interest cause students here are some way or trying to get government jobs to get them established? अच्छा, सवाल ये कि गवर्नमेंट जॉब वाले अगर फ्रीलांसिंग करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है या नहीं आता, ये बेहतर ये है कि आप अपनी गवर्नमेंट की जॉब जहाँ पे कर रहे हैं उनसे पूछें,
नॉर्मली गवर्नमेंट ये आपको माइट भी अलाउ करती होगी कि हाँ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जॉब, लेकिन प्रॉपर किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। मैंने कुछ लोगों को फ्रीलांसिंग करते देखा है गवर्नमेंट के साथ, यानी कि गवर्नमेंट में जॉब भी करें फ्रीलांसिंग भी करें तो वो कर रहे होते हैं। लेकिन कल को अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपको पैसे कहीं और से भी मिल रहे हैं और आप उससे अपना खर्चा चला रहे हैं, तो माइट भी आपकी जॉब के लिए मसला बन सकता है। तो मैं आपको इसमें कोई कमेंट नहीं दूंगा, आप अपने सीनियर से पूछ लें कि क्या ये चीज़ अलाउ है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली ये चीज़ थोड़ी सी रिस्की हो सकती है कि आप गवर्नमेंट के लिए काम करें। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के लिए आप काम क्या करें। आप गवर्नमेंट के टीचर हैं, आप फ्रीलांसिंग करें, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो ठीक है आपके 4 पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं डिफेंस की फील्ड के अंदर काम करें और वहाँ पे आपके अकाउंट में कहीं और से पैसे आ रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी जॉब को देखें। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, सर फ्रीलांसिंग में इंसान इजी लाइफ जी रहा होता है। यार ये किसने आपको ये बातें बताई हैं कि फ्रीलांसिंग में आपकी इज्जत बहुत होती है, आप बड़ी इजी लाइफ जी रहे होते हैं? ये कौन आपको सब्ज़ बाग दिखाता रहा है? अच्छा जी, आइकन यूज़ नहीं करते लोगों में, नहीं जी आइकन यूज़ नहीं करते, सिर्फ खुद जी रहे होते हैं, ठीक है सर। अकाउंट एक ही होना चाहिए, कुछ लोग 2 अकाउंट रखते हैं, नहीं हम एक ही अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज हैं फ्रीलांसिंग। अब आप पहले आप मुझे बताएं कि फ्रीलांसिंग के नुकसान क्या हैं, आपके माइंड में क्या क्या नुकसान है फ्रीलांसिंग के, फिर हम आगे चल के देखते हैं कि एक्चुअल में फ्रीलांसिंग के क्या क्या नुकसान आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये जो टर्म है ना फ्रीलांसिंग, बहुत आसान है और फ्रीलांसिंग में लाइफ बहुत इजी हो जाती है, ये तब हो जाती है जब आपको फ्रीलांसिंग की समझ आ जाए, ठीक है। आप प्रॉपर एक स्टेबल इनकम लेना शुरू कर दी और आपको ओवरऑल चीज़ें समझ आ गई हैं, तब वो आप कह सकते हो उसको कि हाँ अब फ्रीलांसिंग ईजी है। स्टार्ट में फ्रीलांसिंग ईजी नहीं होती। तो अगर मैं आपसे अभी कह दूं कि नहीं जी फ्रीलांसिंग बहुत आसान है, तो आप लोग थोड़ी सी मुश्किल फेस करेंगे तो कहेंगे सर ने हमसे झूठ बोला था कि फ्रीलांसिंग आसान है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग आसान नहीं है स्टार्ट में, आगे चल के बहुत आसान है। सिर्फ जो स्टार्ट है आपका, वहाँ आपका पेशेंस टेस्ट होता है, वहाँ पे गुर्दे टेस्ट होते हैं कि इस बंदे में कितना पेशेंस है, ठीक है। तो सिर्फ वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत आसान है। ओके, अच्छा जी। ओहो, आपने तो लिस्ट लगा दी है यहाँ पे फ्रीलांसिंग नुकसान की। अच्छा, आईडी यू आइदर यू नॉट गेटिंग एनी वर्क देन यू आर नॉट गेटिंग पेन, ठीक है। इट टेक्स सम टाइम टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट मे बी, बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म जॉब, यू नेवर नो वेदर यू विल गेट नेक्स्ट ऑर्डर सून नॉट, ठीक है। कंपटीशन इज़ मच हायर समटाइम, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट देयर स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगनर, ठीक है। बंदा इंडोर तक रह जाता है, आप इंडोर तक ना रहें, आप कोई ऑफिस ले लें अपना, वहाँ बैठे काम करने, छोटा सा कोई ऑफिस ले लें, कोई मसला नहीं है। कॉमन इशू जो फेस करना पड़ता है कि फ्रीलांसर वेला लोग लगता है, ठीक है। रिस्क ऑफ गेटिंग नो जॉब्स, नो जॉब सिक्योरिटी, रूटीन डिस्टर्बेंस, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, ओके। नो टाइम चेक फॉर वर्किंग, पर्सनल लाइफ इज़ अफेक्टेड, रियल लाइफ एक्सपोजर इज़ नॉट बिल्ड, नो वर्क नो मनी, ठीक है। वीक आई साइड और बैक पेन, आप बहुत ज़्यादा अगर काम करेंगे जॉब पे भी तो ये आपको वहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, जनरेशन में कम काम करने पर अपवर्क को ये बातें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। प्रॉपर वर्किंग स्केजूल, ठीक हो गया। सर पाकिस्तान में अर्निंग होती कैसे है, किस अकाउंट से? ये हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम लोग किस अकाउंट से कैसे अर्निंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में लोग धोखा भी दे जाते हैं, धोखा तो दुनिया में कहीं भी दे जाते हैं लोग। अच्छा जी, बट नाउ वांट टू मूव न्यू स्किल, ठीक है। अगर आपको एक ही क्लाइंट कांटेक्ट नंबर करे तब आप नेट ऐसे ही गया, थोड़ा सा अपनी बात को क्लियर कीजिएगा। अच्छा, इट बिकम्स द गेम ऑफ नर्व्स, इफ डोंट गेट ऑर्डर्स वी हैव टू स्ट्राइव हार्ड टू फिल अप गैप। ये मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते तो उस टाइम आपने क्या करना है। अच्छा जी, मे बी आवर फील्ड गेट आउट ऑफ फैशन एट डिसएडवांटेज,
ठीक है, लोगों से मिलना कम हो जाता है, लोगों से मिलके क्या करना, दूर रहें लोगों से, लोग अच्छे नहीं हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर जो हमें समझ आते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपको थोड़ा टाइम लग सकता है स्टडी फ्लो बनाने में। कोई इसका स्पेसिफिक नहीं टाइम नहीं है। माइट भी आपको 1 महीने में अच्छे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए, माइट भी आपको 3 महीने में, माइट भी आपको साल में ऑर्डर मिलना शुरू हो। लेकिन जो एवरेज टाइम है वो 3 महीने का है कि आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती है और आप एटलीस्ट 3 महीने उसको लगातार उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, अपना जो ओवरऑल प्रोफाइल क्रिएट की हुई है उस पर बिडिंग वगैरह कर रहे हैं, यानी कि आप फुल इनपुट देते हैं। देखिए, आपको अगर कहा जाए कि आपने 3 महीने जिस लाइफ में मेहनत करनी है और उसके बाद आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो सेट हो जाएगी। मैं वो वाली बात नहीं कर रहा कि बस मैट्रिक कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, एफएससी कर लो लाइफ सेट है, यूनिवर्सिटी पढ़ लो लाइफ सेट है, वो वाली बात नहीं है। 3 महीने आपने फुल इनपुट देना है अपने आप को बिल्ड करने में, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में, और उसके बाद बड़ा ईजीली आप कह सकते हो कि अब मेरे पास एक स्टडी फ्लो आना शुरू हो गया। तो जो एवरेज टाइम है वो 3 महीने का, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या है इसका कि इसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाती है। लाइफ कैसे सेट हो जाती है कि आपके जो एक फाइनेंशियली जो इश्यूज़ होते हैं फाइनेंस के, वो सारे हल होना शुरू होते हैं। जब बंदे के पास फाइनेंस के इशू हल हो जाएँ तो फिर वो जो छोटे मोटे बाकी मसाइल होते हैं वो फिर इतने बड़े नहीं लगते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, काम इरेगुलर हो सकता है। जैसे आप लोग कह रहे थे कभी काम होगा कभी काम नहीं होगा, तो ये चीज़ कॉमन है फ्रीलांसिंग में या बिजनेस में। ऐसा होता है कि कभी आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, कभी आपके पास कम क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। मैं आगे चल के आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको ज़रा और क्लियर हो जाएगा कि फ्रीलांसिंग में काम कम होता है। देखिए, जॉब में जो आपके पास महीने के एंड में 30,000 आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग में ये भी देखें, आपको अगर एक महीने में 50,000 आ रहे हैं तो अगले में हो सकता है 1 लाख आ जाएँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप पैसे खर्च कैसे करते हो। अगर आपका मोटो यही है कि महीने के एंड में जो पैसे आते हैं मैंने अगले महीने वो सारे ख़त्म कर लेने, क्योंकि अगले महीने में दोबारा मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो चीज़ आपके, फिर गलती आपकी है, फ्रीलांसिंग गलती नहीं है, ठीक है। जो पैसे आपको मिल रहे हैं आप उसमें सेविंग करो, ताकि जब काम नहीं मिल रहा होता तो आपको इतना इशू फेस करना ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आपको मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करना थोड़ा स्टार्ट मुश्किल हो सकता है, आगे चल के ये है कि आप हैंडल कर लेते हो। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बड़ा ओवरऑल आपकी हेल्प करते हैं इसके अंदर, उन्होंने बड़े अच्छे सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं जिससे आपको पता होता है कि कौन सा क्लाइंट की डेडलाइन आ रही है, कौन सा क्लाइंट क्या बात कर रहा है, और ओवरऑल आप इसको बड़ा ईजिली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट में ये होता है कि आप ज़्यादा क्लाइंट्स हैंडल करते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो रही होती है कि किस क्लाइंट को मैंने क्या कहा हुआ था, तो थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करो साथ, तो उससे चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और लास्ट में ये है कि स्टार्ट में आपकी हो सकता है कि पे काफ़ी लो हो, 1 महीने में आप 5,000 अर्न करो, 10,000 अर्न करो, लेकिन वो स्टार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपने अर्निंग स्टार्ट 10,000 से की है तो पूरा साल 10,000 रहेगी, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने स्टार्ट 10,000 से की है तो अगले महीने आपकी 20 होगी, 30 होगी, 40, 50 लाख तक जाओगे आप, और हो सकता है 7 लाख 8 लाख तक चले जाओ। डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल माइंड कैसे चलता है, ठीक है। अपने आप को अपने बेहतर करना है। अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं करोगे, आपका माइंड सेट वही रहेगा, तो आप एंड में भी उसी माइंड सेट के साथ चलते रहोगे, ठीक है। खुद को थोड़ा सा एक्सपोज करो, खुद को थोड़ा सा देखो कि मुझे किन चीज़ों से डर लगता है। मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है, मैं इंग्लिश सीखूंगा। अगर आप इंग्लिश बोलने से डर लगता है, आप इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं, तो आप उधर ही रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि हमें जिन चीज़ों से डर लगता है, जो काम हमसे नहीं होते, या मेरे से जी ये काम नहीं होता, मैं ये नहीं करूँगा, तो फिर बैठे रहेंगे आप, वैसे के वैसे ही रहेंगे। दुनिया का ये एक असूल है, अगर आप में से किसी ने थ्योरी सुनी हो, कि कहा यह जाता है कि अगर हम लोग पूरी दुनिया में दौलत बराबर बांट दें, ठीक है, जितनी भी दुनिया में दौलत है वो सारी बराबर बांट दी जाए, तो 5 साल बाद हर बंदा वापस वहीं उसी जगह पे आ जाएगा जिस जगह पे स्टार्ट किया था उसने, ठीक है। यानी कि अगर आपके जेब में आज 20 रुपए हैं और दुनिया की दौलत जो है वो बांट दी जाती है, और आपके हिस्से में लेट से 20 करोड़ रुपए आ जाता है, तो आज से 5 साल बाद दोबारा आपकी जेब में 20 रुपए आ जाएंगे, क्योंकि दौलत बराबर बांटी गई है, माइंड सेट हर बंदे का वही है, ठीक है। तो आप शायद अचानक से 20 करोड़ रुपया दे के एक घर ले लें, एक गाड़ी ले लें, ये ले लिया वो ले लिया, और एंड में क्या हुआ, जेब में दोबारा से वही 20 रुपये आ जाए और बाकी सब कुछ आप लूज़ कर दो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है आपने देखना है कि चीज़ों को हैंडल करना सीखें, ज़्यादा पैसे दे के घबरा नहीं जाना, वो पैसे आप ही के हैं, थोड़ा सा उसको अच्छे से हैंडल करें, अच्छे से सेव करें और अच्छे से खर्च करें, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा हम चीज़ें देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकंड, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ सारों को कवर कर लूँ। ओए होए होए होए, अच्छा जी, ठीक हो गया।
अच्छा, freelancing is ideal job for the people of city of Nawab as laziness is in their personality. By sitting at home they can meet their daily expenses. ओके, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये आपके आपस की नवाबों की आपस की बात है, ठीक है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। ओके, टाइमिंग्स इशू, मीटिंग क्लाइंट्स डिमांड इशू, ठीक है। मेनली घर वालों का कहना लैपटॉप पे बैठे रहते हो, आई साइट ख़राब हो जाएगी। जब उस लैपटॉप से पैसे निकलना शुरू होंगे ना, फिर आपके पेरेंट्स खुद कहेंगे कि बेटा आज लैपटॉप ही नहीं बैठे, आज काम नहीं करे, क्या बात है। अच्छा, ठीक हो गया। वो तो सर ड्रामे होते थे, ठीक है सर, हम ये सब फेस कर चुके हैं कि मैट्रिक के बाद स्टडी इजी है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ऐसा आई हैव दैट योर फाइवर प्रोफाइल कैन फेस लॉस टू एंड यू हैव टू इन्वेस्ट टू इंक्रीज योर लेवल एंड सेव योर प्रोफाइल, इज इट सो? सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये पैसे दे के अपनी प्रोफाइल बचानी है, ये सब फजूल बातें हैं, और पता नहीं आपको कौन ये बातें बताता है। फाइवर आपसे कभी पैसे नहीं मांगता कि पैसे दोगे तो प्रोफाइल बचेगी। अच्छा, सर आज तक मैक्सिमम कितनी इनकम हुई फाइवर से आपकी? मैं ये नहीं बता सकता कि मेरी अपनी इनकम कितनी हुई, क्योंकि मेरी इनकम का और आपकी इनकम में बहुत फ़र्क है, मेरे ओवरऑल सिस्टम में बहुत फ़र्क है। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि स्टूडेंट्स की मैक्सिमम कितनी अर्निंग हुई है मंथली। तो कुछ स्टूडेंट्स ने 3 लाख भी कमाए हैं, कुछ ने 4 लाख भी, एक स्टूडेंट ने 7 लैक्स अर्न किए थे 3 महीने के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हो और कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हो। अच्छा, सर वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश बट वी लैक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा। मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं आपको ये चीज़ घोल के पिलाऊं, क्योंकि हमारी नेशन के अंदर ये चीज़ बड़ी लैक करती है कि हमें तमीज़ से बात करनी आती नहीं है, ठीक है, जो सिंपल सी बात है। अच्छा सर, माई फ्यूचर विजन इज डैट आई विल स्टार्ट माई ऑन क्रिएटिव डिज़ाइनिंग कंपनी आफ्टर रीचिंग आउट मैक्सिमम क्लाइंट्स बाय हार्ड वर्क, इंशाल्लाह ज़रूर जी। ओके सर, फ्रीलांसर का बैंक अकाउंट भी बन जाता है, तो मैं सोर्स ऑफ इनकम क्या बताते हैं? कुछ बैंक्स जो हैं वो एज अ फ्रीलांसर ही आपका अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। आपको पेयोनीर जो हम जिसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे उसकी स्लिप वगैरह दिखानी पड़ती है कि यहाँ से मेरी अर्निंग आ रही है, उससे आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अच्छा सर, मैंने माई इंटरनेट इज डिस्कनेक्टेड वैनिश, ठीक है जी सर, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वी आर ऑलरेडी स्पेंडिंग 10 to 12 आवर्स ऑन लैपटॉप, ओके ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो डिसएडवांटेज है जो यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, वो ये है कि अक्सर औक़ात थोड़ा-सा आप लोगों को रिश्ते का भी इशू आता है कि लड़का जो है फ्रीलांसर है, तो पता नहीं अर्निंग कैसे करेगा या क्या करेगा, तो ये चीज़ भी थोड़ी-सी याद रखिएगा। लेकिन इसका हल मेरे एक दोस्त ने निकाल लिया था कि वो फ्रीलांसिंग करता था और उसको बड़ा मसला था कि वो जिस जगह रिश्ता करना चाह रहा था, वहाँ रिश्ता हो नहीं रहा था। सो उसने क्या किया, उसने सिंपल एक ऑफ़िस लिया छोटा-सा और वहाँ पे उसने काम करना शुरू कर दिया और घर में बता दिया कि मैं जी बिज़नेस करता हूँ और उससे मेरी 3 लाख रुपए पर मंथ जो है, वो तकरीबन अर्निंग आती है। गाड़ी वगैरह उसने रखी हुई थी, घर था उसके पास, लेकिन क्योंकि बेचारा फ्रीलांसिंग करता था, दिखाने को कुछ नहीं था कि क्या करता है, कहाँ जाता है, तो उसने ऑफ़िस लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिश्ता हो गया। तो मेन जो चीज़ है कि आप चीज़ों को और इश्यूज़ को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है कि हमें समझ आ गई हमने फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्यों करते हैं फ्रीलांसिंग्स। अब जो एक नेक्स्ट सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि स्टार्ट कैसे करना है, फ्रीलांसिंग करनी कैसे है, ठीक है? तो वो हम थोड़ा समझते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि आप अगर किसी काम में अच्छे हो, तो उसको फ्री में करना छोड़ दें और उसके पैसे लेना शुरू कर दें, ठीक है? आप फाइवर पे आगे चल के देखोगे लोग ऐसे-ऐसे काम करें जो अभी तक आप फ्री में कर रहे थे, लेकिन वो ये काम पैसे लेके कर रहे हैं, ठीक है? तो हमेशा देखें, अपनी डिग्री को देखें, अगर आपने जो डिग्री की है उसको अगर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ठीक है? ऑनलाइन अपनी स्किल को सेल कर सकते हो तो उस चीज़ को देखें। अगर इन सब चीज़ों को आपको लगता है कि नहीं, इनमें इतनी जान नहीं है, तो फिर जो अभी हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं, डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, उसको हम लोग लेके चलेंगे और उसको हम सेल करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, सेल करना किस तरह से है, डिज़ाइन को कैसे सेल करना है। आपने पहले ये समझना है कि आपने ऑफ़र करना क्या, ठीक है? आप कौन-सा काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमेशा अपने आप को देखना है कि आपको क्या काम अच्छा करना आता है, ये चीज़ नहीं देखनी कि मार्केट में क्या बिक रहा है, ठीक है? अगर आप उस तरफ जाओगे, तो हर बंदा उसी तरफ जा रहा है और जब आप भी वही काम करोगे, तो फिर हर बंदा जब वही काम कर रहा होगा, तो उस चीज़ की जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है और उस चीज़ की जो वैल्यू है, वो कम हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा ये देखें कि आपको क्या काम अच्छा करना आता है, आपको क्या काम करने में मज़ा आता है, और यही जो डिज़ाइनिंग हम सारी सीखेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, आपने ख़ुद को देखना है कि अच्छा मुझे क्या काम ईज़िली करना आता है। इसलिए मैं आपको हर तरह का काम सिखा रहा हूँ कि बैकग्राउंड रिमूवल, कि इस बंदे को डिज़ाइनिंग नहीं आती,
वो टूल सीख के अर्निंग कर ले। लोगो डिज़ाइन सीखेंगे जिस बंदे की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, वो अपना माइंड यूज़ करके अर्निंग कर ले। तो इसलिए जो बंदा जिस तरफ लगता है, जिस तरफ से अर्निंग होती है करे। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा लोगो डिज़ाइन बेच के ही अर्निंग करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरह का है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास कि हमने अपनी टारगेट मार्केट देखनी है कि मैं जो चीज़ सेल कर रहा हूँ ये मैंने देनी किसको है। फॉर एग्जाम्पल लोगो डिज़ाइन की सर्विस है, कौन मेरी टारगेट मार्केट हो सकता है कि जिस बंदे ने नई नई कंपनी स्टार्ट की है, जो नया स्टार्टअप है, उनको लोगो चाहिए। या इसके अलावा कोई कंपनी इसको 5 साल 10 साल हो गए हैं, उनकी रीब्रांडिंग का टाइम है, तो उनकी कंपनी को मैं रीच आउट कर सकता हूँ। इसके अलावा किसी का लोगो अच्छा नहीं बना हुआ, उसको रीच आउट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपने देखना है कि मेरी टारगेट मार्केट कौन सी है और किसको मेरी स्किल की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे मेरे सारे काम जो पास्ट में मैंने किए हैं या मेरा जो सैंपल है काम का वो पड़ा हो। अभी ऑनलाइन पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करेंगे, जो मैं आप लोगों को आगे चल के असाइनमेंट्स दूंगा, आप वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे और फिर ये होगा कि हम उन असाइनमेंट्स को पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है। ताकि आपको जब क्लाइंट कहे कि अपना पोर्टफोलियो दिखाएं तो कुछ ना कुछ दिखाने के लिए आपके पास हो, ठीक है। याद रहे, क्लाइंट को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किसके लिए काम किया था और कितने पैसों के लिए काम किया था। क्लाइंट को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने क्या काम किया था, क्या इशू था और आपने क्या सोल्यूशन दिया और आपने वो काम किया कैसे है, ठीक है। प्रोसेस क्या था आपका, आपने कैसे डिलीवर किया उसको, प्रॉब्लम क्या था क्लाइंट का, आपने क्या सोल्यूशन दिया उसको। तो क्लाइंट को इस बात से फ़र्क पड़ रहा होता है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता आपने पैसे कितने लिए थे या किसके लिए काम किया था। अनलेस से कोई बड़ी कंपनी हो तो वो कहते हैं कि अच्छा, अगर होंडा कंपनी ने इसको ट्रस्ट किया है तो मैं भी इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसके साथ काम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने अपनी प्राइसिंग सेट करनी होती है। प्राइसिंग के लिए आगे चल के आपको समझाऊंगे कि प्राइस कैसे सेट करते हैं। इंशाल्लाह किसी फ्राइडे पे हम लेक्चर रख लेंगे ताकि हम ओवरऑल समझ सकेंगे प्राइसिंग के ओवरऑल फैक्टर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग अपनी प्राइस रख रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि जब हमारे पास प्राइसिंग सेट हो जाए, पोर्टफोलियो आ जाए, तो फिर एंड में आप क्लाइंट्स को रीच करना शुरू करते हो। तो ये एक प्रोसेस है पूरा, जिस प्रोसेस से हम गुजरेंगे, ओवरऑल अपने आप को समझेंगे, अपनी प्राइसिंग को समझेंगे और फिर एंड में चल के क्लाइंट्स को रीच करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो पूछ लें, मैं तब तक आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी मैरिड, ठीक है माशाल्लाह से। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको इशू नहीं है फ्रीलांसिंग में, लेट्स से कल को आपके माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि पापा आप क्या करते हैं, आप कैसे बताएंगे उनको, बेटा मैं घर बैठ के लैपटॉप पे हर वक्त काम करता हूँ, मेरे पापा तो कुछ नहीं करते, घर बैठे रहते हैं। तो वो चीज़ जो होती है उसका भी माइंड भी इशू आ सकता है, ठीक है। अच्छा, नो रिश्ता इशू, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, अगर आपका रिश्ता हो गया अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया कि हो सकता है कि आपको ये चीज़ फेस करनी पड़े। अच्छा, लाइक बैकग्राउंड इरेज करके लोग पैसे कमा रहे हैं और हम अपने दोस्तों को फ्री में करके दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर लास्ट लेक्चर में आपने कहा था कि रिज्यूमे और सीवी डिज़ाइन से स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, आप उससे भी कर सकते हैं। आगे चल के हम जब अपने गिग्स क्रिएट करेंगे फाइवर पे, अपने स्किल सेल करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस किस चीज़ को रखना है और किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है और फिर उसको सेल करना है। अच्छा, सर बिहेंस पे भी ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनता है, हम उसी पे बनाएंगे, हम बिहेंस पे ही अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। अच्छा सर, वी कैन सेलेक्ट मोर देन वन स्किल टू ऑफर, राइट। जी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हमें समझ आ गई कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है और अपनी सर्विसेज कैसे देनी है। अब समझने वाली बात है वो ये है कि प्लेटफॉर्म किस किस्म के हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के। हमने जिक्र किया कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग हो रही है, हम लोग घर बैठ के काम करें, कहीं जाना नहीं पड़ रहा। तो फिर प्लेटफॉर्म जो हैं वो काम कैसे करते हैं या उनका ओवरऑल पैटर्न क्या है। देखें, थोड़ा सा हमें ऑनलाइन फ्रीलांसिंग को समझना है, फिर हमें प्लेटफॉर्म की समझ आएगी। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि दुनिया भर में लोग बैठे हैं जिनको कोई ना कोई सर्विस चाहिए। सर्विस कैसी हो सकती है, उनको कोई आर्टिकल लिखने वाला बंदा चाहिए, उनको लोगो डिज़ाइन वाला बंदा चाहिए, उनको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है उसके लिए बंदा चाहिए, उनको वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है उसके लिए बंदा चाहिए, ठीक है। तो एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म लेट से क्रिएट हो जाता है कि जहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट पुट करते हो कि जी मुझे वेबसाइट डिज़ाइन के लिए एक डिज़ाइनर चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसा डिज़ाइनर बैठा हुआ है जिसको डिज़ाइन करनी आती है वेबसाइट। वो पढ़ेगा कि अच्छा इस बंदे को वेबसाइट डिज़ाइन के लिए बंदा चाहिए, मैं इसको प्रपोजल सेंड करूँगा कि हाँ जी मैं आपका ये काम कर दूँगा, इतने पैसे लूँगा, इतना टाइम लगेगा और मुझे आपसे ये तमाम चीज़ें चाहिए। एंड क्या होगा, आप दोनों का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको पैसे देगा,
आप उसको काम देंगे और बात ख़त्म। तो इस तरह से इन चीज़ों को काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी साल हो चुके हैं, तो इसलिए इनमें काफ़ी रद्दोबदल हुई है और काफ़ी किस्म के टेक्निक्स को यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट हुए हैं। तो वो टाइप्स क्या हैं उनकी, उन चीज़ों को हम समझेंगे ताकि जब हम फ्रीलांसिंग कर रहे हो हमारे लिए ईजी हो प्लेटफॉर्म को चूज़ करना, फ़ायदे नुकसान पता हो, किस प्लेटफॉर्म का क्या फ़ायदा है, किस प्लेटफॉर्म का क्या नुकसान है। ठीक है। सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल मेथड ये है कि फ्रीलांसर जो है वो क्लाइंट को सेलेक्ट करता है। ठीक है। क्लाइंट, किस क्लाइंट को मैंने प्रपोजल सेंड करना है, किस क्लाइंट से मैं काम करना चाहता हूँ, वो हमेशा फ्रीलांसर सेलेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट पुट की भी है कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइनर चाहिए, इतने पैसे मेरे पास हैं, इतना बजट है मेरे पास, तो अगर कोई फ्रीलांसर काम कर सकता है मेरे साथ तो मुझे प्रपोजल सेंड करें। आप अगर कर सकते हैं काम, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको प्रपोजल सेंड करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते उसका काम मत करें, मत सेलेक्ट करें। ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है कि जिसके अंदर फ्रीलांसर जो है वो रीच आउट करता है क्लाइंट्स को और क्लाइंट को बताता है कि जी मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। हमें रीच करना पड़ता है डिफरेंट क्लाइंट्स को। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपको पता है कि आपने खुद इस क्लाइंट को रीच किया था, आप खुद अपनी मर्ज़ी के साथ काम करना चाह रहे हैं। नुकसान इसका क्या है कि माइट भी वो आपको रिजेक्ट कर दे। जिस टाइम आप उसको प्रपोजल सेंड कर रहे थे उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो टाइम आपका ज़ाया जाएगा। उस टाइम में माइट भी आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर सकते थे या अपना पोर्टफोलियो बेहतर कर सकते थे या कुछ अर्निंग कर सकते थे या आप लर्निंग कर सकते थे। ठीक है। वो जो टाइम आपने 5-6 प्रपोजल सेंड करके ज़ाया किया है, उस टाइम में आप कुछ और भी कर सकते थे। आपको डिस्करेजमेंट भी हो सकती है कि मैंने आज इतने प्रपोजल सेंड किए, मुझे किसी क्लाइंट ने रीच नहीं किया। तो कुछ नुकसान भी हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म के और कुछ फ़ायदे भी हैं। ठीक है। इन प्लेटफॉर्म में आपके पास अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है। इनको आगे चल के हम देखेंगे प्लेटफॉर्म कैसे हैं, अंदर से काम कैसे होता है इनके ऊपर। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है। इसके बाद एक और मेथड आया कि जिसमें क्लाइंट हमें रीच कर रहा है। कि फॉर एग्जांपल हमने अपना ऐड क्रिएट करके रखा हुआ है कि जी सबको पता है कि जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ। क्लाइंट आएगा कि अच्छा ये सारे वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, इनमें से मैंने किसको हायर करना है, इसके पैसे ठीक हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा, जल्दी काम करके देगा, इसके डिज़ाइन अच्छे हैं। तो उन सब में से जो उसको ठीक लगेगा क्लाइंट उसको सेलेक्ट करेगा और उसके साथ काम करेगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है, हमें कहीं भी प्रपोजल सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक दफ़ा अपने सर्विस डिफ़ाइन करके रख दी है कि हम ये काम करते हैं, जिसने काम करवाना है हमें हायर कर ले। इसमें क्लाइंट को नुकसान है कि क्लाइंट को अगर काम बहुत जल्दी चाहिए लेकिन आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे, उसने 5-6 लोगों को फ़ौरन कहा है लेकिन कोई भी उसको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वहाँ पे क्लाइंट को इशू हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा क्लाइंट अवॉइड करते हैं इस स्ट्रक्चर को कि जहाँ क्लाइंट आपको रीच कर रहा हो, क्लाइंट को 4-4 5 लोगों को कांटेक्ट करना पड़ रहा है कि भाई आप मेरा काम कर लें, आप मेरा काम कर लें। तो नॉर्मली क्लाइंट के साथ माइट भी इतना टाइम ना हो कि वो हर बंदे को रीच करें। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो इशू है वो इस तरफ है कि क्लाइंट को थोड़ा बहुत मसला आता है। ठीक है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में नॉर्मली फाइवर आपके पास है, जो फाइवर ही ये सिस्टम लेके आया था कि जहाँ पे हम अपनी ऐड क्रिएट करते हैं और फिर क्लाइंट हमें रीच कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद एक और मेथड है कि जहाँ पे क्लाइंट आके एक कॉन्टेस्ट रख देता है कि जी जो भी सबसे अच्छा लोगो डिज़ाइन करेगा उसको सबसे ज़्यादा ये पैसे मिलेंगे, जो सेकंड विनर होगा, जो थर्ड पे आएगा उसको थोड़े कम पैसे मिलेंगे। तो ये भी एक ओवरऑल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, कैसे काम होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है इसका, इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे जिसका नाम है 99designs.com। इसमें जो मेन चीज़ है कि सिंपल एक कंपटीशन रखा जाता है और जो भी अच्छा लोगो डिज़ाइन करता है उसको सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि नॉर्मल लोगो डिज़ाइन अगर $60 या $70 का है तो वहाँ पे ये कि $300 की प्राइस मनी होगी या 400 की होगी कि आप लोगो अच्छा डिज़ाइन कर लेते हो फिर आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिलते हैं। ठीक है। तो वो भी चीज़ हम देखेंगे आगे चल के। मेन जो पॉइंट समझाने वाला है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ फ्रीलांसर को ये लगता है कि नॉर्मल जो जॉब वो करते थे उससे बेहतर है फ्रीलांसिंग। यानी कि 10 में से 8 लोग ये कहते हैं कि हमने जब से फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, जॉब छोड़ी है, तो हमें बड़ा एक तरह से सुकून है। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, तब तक आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग आपको क्या लगता है कि फ्रीलांसिंग ठीक है पाकिस्तान के लिए या नहीं ठीक, और पाकिस्तानी फ्रीलांसर अच्छे हैं या नहीं।
अच्छा जी। सर अभी सैंपल्स कम हैं अभी हमारे पास, क्या हम इन सैंपल से भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं? अभी जो सैंपल्स हैं उनसे बना लें, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा आपने सैंपल्स ऐड कैसे करने हैं। Freelancing is a big market yet not been utilized in Pakistan. It would had been at our generation time. I hope freelancers are accepted as professional. ठीक है जी। ठीक हो गया। फाइवर इज़ बेस्ट ऑफ ऑल बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ही इंसान को जगा के रखता है। सर एफ बी पे कुछ ग्रुप हैं जिनमें एक क्लाइंट पोस्ट करता बैकग्राउंड रिमूव का तो नीचे 100+ लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं। इस तरह अपनी ऑफ़र को ऊपर लाया जाए, किस तरह अपनी ऑफ़र को ऊपर लाया जाए? लेट्स से आपने फॉर एग्जांपल देखा है कि एक बंदा कहता है कि मैं 100 इमेजेस रिमूव करवाना चाहता हूँ, 100 बैकग्राउंड रिमूव करवाना चाहता हूँ, और नीचे लोग कमेंट करें कि मैं इतने में कर दूंगा, उतने में कर दूंगा। सबसे बेहतरीन बंदा वो होगा जो वहाँ पे अपने किसी सैंपल को पोस्ट करेगा कि ये बैकग्राउंड रिमूव मैंने किया है और आप बताएं कि अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए तो हम प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे होते हैं कि मैं इतने में कर दूंगा, मैं इतने में कर दूंगा। बेहतर ये है कि आप किसी ना किसी उसी के इमेज को बैकग्राउंड रिमूव कर दें, क्योंकि मुश्किल से कोई 2 मिनट लगते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने में, या अपना कोई पुराना सैंपल वहाँ पे अपलोड कर दें। अच्छा, यस सेट्स बेट्स फॉर पाकिस्तान फोर्थ बिगेस्ट फ्रीलांसर प्रोड्यूसर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर हैं और आप तो बहुत अच्छे हैं, बाकियों का पता नहीं। आपको किसने कहा मैं अच्छा हूँ? आप अजम्पशन कर रही हैं, आपको नहीं पता मैं नहीं अच्छा हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अच्छा सर, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स आर मोस्टली यूट्यूब फॉलोअर्स बट नॉट द ट्रेंड वन, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ड्यू टू सो मच जॉबलेस सिचुएशन आई थिंक पाकिस्तान आर हार्ड वर्कर, ठीक है, पाकिस्तानी फ्रीलांसर बहुत अच्छे डिज़ाइन बना रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है सर। पाकिस्तान में अभी फ्रीलांसिंग डेवलपमेंट स्टेज पे है, अब तो बहुत बेहतर होगी फ्रीलांसिंग, डेवलपमेंट स्टेज से काफ़ी बाहर आ गए। अच्छा, पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग इज़ बेटर। सर आपके पास पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सब आ गया है, जब प्रैक्टिस करते हैं तो मुश्किल होती है, अगर लेक्चर हो तो निकाल के साथ साथ प्रैक्टिस करना में ही ईजी रहे। ठीक है, ये आप लोग अपने जो फीडबैक फिल कर रहे होते हैं उसमें बताएं उनको कि हमें लेक्चर चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है फ्रीलांसिंग बिकॉज ऑफ लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान, ऐसा ही है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग इज़ बेस्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट अलॉट। पता नहीं आप लोग गवर्नमेंट जॉब में इतना क्रेज़ क्यों है, क्या रखा है गवर्नमेंट जॉब में? पाकिस्तानी क्लाइंट हमेशा सस्ते की तरफ जाता है। देखें, अब ऐसे भी लोग हैं, देयर इज़ टू मच टैलेंट पाकिस्तान। सर मैं डिज़ाइनिंग के हिसाब से कहा आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, बाकी इंसान कैसे हैं वो आप जानते हैं या अल्लाह ताला। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसा इंसान हूँ। ओके, ये एक चार्ट है जिसमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम फोर्थ स्टेज के यानी कि फोर्थ प्लेस पे है बाकी तमाम कंट्रीज़ की निस्बत। हमारे से नीचे यूके है, यूक्रेन, कनाडा, इजिप्ट वगैरह हैं। लेकिन जो सवाल है, हमसे ऊपर कौन है? पाकिस्तान से ऊपर है यूएसए, समझ आती है, ठीक है, बड़ी कंट्री है, पढ़ी लिखी कंट्री, हमसे ऊपर होगी, ठीक है। इंडिया है, ठीक है, इंडिया बहुत आगे है जॉब सर्च के अंदर और ओवरऑल फ्रीलांसिंग के अंदर। क्यों? इकॉनमी बहुत बड़ी है, ठीक है। एजुकेशन के लिहाज से वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश का इतना इशू नहीं है जितना पाकिस्तान में है, इस लिहाज से भी इंडिया आगे है, ठीक है। आवाम बहुत ज़्यादा है, समझ आती है। बट कोई मुझे बताएगा ये बांग्लादेश हमसे किस चक्कर में आगे है? हालांकि इनकी तो हमसे जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो भी कम है, ठीक है, और एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है बांग्लादेश के अंदर, तो ये हमसे किस चक्कर में आगे? कोई बता सकता है कि बांग्लादेश हमसे आगे किस तरह है? ये नीचे उन्होंने यहाँ बताया हुआ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कितनी अर्निंग होती है, कितने परसेंट की रेशो है, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिव डिज़ाइन के अंदर और राइटिंग स्किल्स के अंदर, तो ये ओवरऑल उनका चार्ट है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बांग्लादेश हमसे आगे क्यों है? कुछ समझ आती है? अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। सर जो अच्छे होते हैं वो खुद को बुराई समझते हैं, ठीक है सर, यूर अ गुड पर्सन, थैंक यू जी। पाकिस्तान पेरेंट्स वांट अस टू डू गवर्नमेंट जॉब फॉर देम, दिस इज़ ओनली जॉब विच इज़ गुड, ठीक है। अच्छा सर, बांग्लादेश के 2 ग्राफिक डिज़ाइनर हैं freelancer.com पर, वो बड़े फेमस हैं, टॉप पर शो होते हैं, ओके। अच्छा, स्ट्रेंज है आपके लिए कि
बांग्लादेश हमसे आगे है सर, सस्ते में काम कर देते होंगे। क्या आपको लगता है पाकिस्तानियों से भी सस्ता कोई काम कर सकता है? लो लेबर कॉस्ट इन बांग्लादेश। पाकिस्तान में लेबर कॉस्ट कौन सा बहुत ज़्यादा है? वो कर हार्ड वर्किंग करते होंगे सर। जी बिल्कुल। पहली चीज़ ये है कि वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। सर सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट उनकी ज़्यादा है, ठीक है। क्यों ज़्यादा है? कुछ समझ आ रही है कि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा काम क्यों ले रहा है? तो मैं पहले ही आपको चीज़ बता देता हूँ कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो प्रोफेशनलिज्म में फ़र्क क्या है। पाकिस्तानियों का नखरा बहुत ज़्यादा है कि मेरे पास 4 साल की डिग्री है, मैं $50 का काम क्यों करूं, मैं $5,000 का काम क्यों करूं। मैंने 4 साल डिग्री कमाई है और उसमें इन्वेस्ट किया है, मैं छोटा काम नहीं कर सकता। जब जॉब मिलेगी तब कर लेंगे। बांग्लादेशियों में चीज़ नहीं है। उनको आप छोटा काम दोगे, बड़ा काम दोगे, जो भी काम दोगे वो करेंगे। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ काम से लेना देना है कि मैं फ़ारिग नहीं बैठूँ, मैं काम करता रहूँ, ठीक है। अब पाकिस्तानियों में ये चीज़ है कि नहीं, मैं छोटा काम नहीं करूँगा, मैं जो हूँ मैं कुछ भी हो जाए प्रॉपर शुरू करूँगा ही तो गाड़ी से करूँगा। मेरे पास जब तक गाड़ी नहीं होगी तब तक मैं ये जॉब नहीं लूँगा। मैं डिग्री कर रहा हूँ, मैं ये किया वो किया। तो ये इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कॉमन हमारे पाकिस्तानियों में कि नखरा बहुत है, फजूल की ईगो, पल्ले कुछ भी नहीं है लेकिन ईगो बहुत है। तो इस वजह से हम अक्सर औकात बहुत सी जॉब्स छोड़ देते हैं, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेते। इसके अलावा बांग्लादेशी जो हैं वो अगर खुद कोई काम कर रहे हैं, अच्छा उनको समझ आया कि हाँ यार ये काम बड़ा अच्छा है, तो क्यों ना मैं अपने किसी भाई को, किसी मोहल्ले वाले को, किसी दोस्त को भी बताऊं कि भाई तुम भी आओ इस तरफ, ठीक है, मैं तुम्हें कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। जैसे ही हमें समझ आता है कि जी इधर से अर्निंग हो रही है मेरी, तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं, चुप करके बस करता रहूँगा और बस फ़ौरन से ज़्यादा सारे पैसे कमा लूँगा ताकि सारे क्लाइंट्स मेरे पास रहें। या हम पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ जाके ओ जी इधर रहना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे तो रह ही नहीं सकता, मैं खुद बड़े मुश्किल से कमा रहा हूँ। लेकिन बाद में तस्वीरें भेज रहे होते हैं जी गाड़ी रखी हुई है, घर रखा हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें पाकिस्तानियों की जो हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा ये वाला इशू है, हमें इससे कम करना होगा ताकि हम एक दूसरे को साथ लेके चलें, ठीक है। अपने एंड पे मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। कोशिश पूरी होती है कि जो बंदा हेल्प चाहता है, जो बंदा लाइफ में कुछ करना चाहता है, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उसको दूँ। लेकिन एक और जो मसला है पाकिस्तानियों में जो मुझे ज़्यादा तंग करता है वो ये है कि हम अगर किसी को उंगली पकड़ाते हैं तो वो पूरा बाजू पकड़ता है। हम अगर किसी को बैठने की जगह देते हैं तो वो वहाँ लेट जाता है। वो ये नहीं समझता कि ये जो जगह इस बंदे ने दी है, इसने कितनी मुश्किल से ये जगह दी होगी, कि उसका इतना टफ स्केड्यूल है, वो उसमें से टाइम निकाल के मुझे सब कुछ समझा रहा है। वो ये नहीं कहेगा, नहीं ये भी मुझे करवा दें। अच्छा मेरे पास एक क्लाइंट का ऑर्डर आया हुआ है, क्या आप कर देंगे, आपके पास टाइम है? इतना अफ़सोस होता है ये देखते हुए कि यार इस बंदे को मैं मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, ये उल्टा ला के मुझे कह रहा है कि ये पकड़ो, मुझे मछली पकड़ के दो, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं पाकिस्तानियों में, हमारे अंदर, मैं पाकिस्तानियों के नाम बार बार क्यों ले रहा होता हूँ, बार बार क्यों कह रहा होता हूँ कि हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बाहर पैदा हुआ और मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरे में भी चीज़ें थी, लेकिन मैंने इनको ओवरकम किया टाइम के साथ साथ। जल्दी कर लिया इसलिए थोड़ा फ़ायदा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश ये करें कि जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ उस बात को समझें कि अगर कोई बंदा आपकी हेल्प करता है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, किसी किसी से भी आप हेल्प लेते हो तो कोशिश करो उसको रिटर्न करो, ठीक है। रिटर्न किस तरह करो, जो काम आप उसने आपको कहा है करने के लिए, जो चीज़ आपको बताई है, आप उसको एटलीस्ट पूरा करो। उसने जो आपको मेथड बताया करने के लिए कंप्लीट करो, उसको फीडबैक दो कि मैंने ये आपके करने पे कहा था, अभी तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लोग आते हैं, एडवाइस लेते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पहुँचे, बाद में मिलते हैं, ओ जी ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे अंदर, हमें थोड़ा सा खुद को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ये जो फजूल किस्म की आकड़ है हमारे अंदर, फजूल किस्म की ईगो है, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि हमारे अंदर किस बात की ईगो है, हमारे पास ऐसा है क्या। हमें हर वक्त लग रहा होता है ये यहूदी हमारे खिलाफ साजिशें करें, भाई हमारे पास ऐसा है क्या कि वो हमारे खिलाफ साजिश करेंगे। या तो हम बहुत बड़े इस्लामी हों, हम सारा जो महल्ला है वो जाके फजर की नमाज़ पढ़ता है, हम बहुत ज़्यादा इस्लामी हैं, यहूदियों को हमसे डर लगता है कि ये जो इस्लाम को फॉलो करने वाली कौम है, ये कल को हमारे खिलाफ आ सकती है। हमें पता नहीं क्या एक वो माइंड में बना हुआ है कि जी पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है। ये जो कोविड-19 आया है, इसमें जी ये किया गया है, पाकिस्तान को बंद करने की कोशिश है। भाई क्यों करेंगे वो बंद? जब हम खुद इस अपने एक तरह से बंद की तरफ जा रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, कोई क्यों हमारा बुरा चाहेगा? ठीक है? थोड़ा-सा इस चीज़ से निकलें,
दुनिया के साथ चलना सीखें, थोड़ा सा बाहर आएँ, अपनी जो विज़न है उसको ब्रॉड करें कि मैं अपने मुल्क को क्या दे सकता हूँ। अपने एंड पे मैं महीने के काफ़ी डॉलर लेके आ रहा हूँ, मुल्क के ख़जाने में डॉलर ऐड कर रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये बात, ठीक है? क्योंकि मैं अपने एंड के ऊपर जो मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। आप अपने एंड पे देखो कि आप बैठ के बातें कर रहे हो कि ये नहीं हो रहा मुल्क में, वो नहीं हो रहा, आप खुद क्या कर रहे हो, ठीक है? कभी बाहर निकलें, पूछें किसी से क्या मसला है, क्या इशू है, तो थोड़ा सा अपने आप को एज अ सिटीजन, एज अ नेशन बिल्डअप करें, ताकि कल को हम कह सकें कि हम एक नेशन है, ठीक है? हमने एक दूसरे को साथ लेके चलें। और जहाँ तक बात है जी गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं, ये गवर्नमेंट हमारी ख़राब है, ये तो अल्लाह कहता है कि जैसे आप खुद होंगे वैसे ही आप पे गवर्नमेंट आएगी, तो वो बात वहाँ ख़त्म होगी। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट हमारे अंदर से ही गई है, ठीक है? कोई बाहर से ला के लोग नहीं रखे गए, वो हम में से ही हैं, ठीक है? हम ही सेलेक्ट करते हैं या हम ही लेके आते हैं उनको, या हम जिस तरह बिहेव करेंगे उसी तरह के लोग आगे आएंगे। तो थोड़ा कोशिश ये करें कि अगर आप खुद अच्छे होंगे तो टाइम के साथ साथ लोग अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को बताएं तो सही अच्छा इंसान होता किस तरह का। जब आप लोगों को बताएंगे नहीं अच्छा इंसान कैसा होता है, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा? आप एक अच्छा इंसान बने, उनको बताएं कि ये होता है एक अच्छा इंसान, ठीक है? आज के दौर में अच्छा इंसान बना जा सकता है। और जब आप किसी का अच्छाई करते हो या कोई आपको देखता है कि ये बंदा इतना अच्छा है, और वो खुद भी फिर अच्छा होना शुरू होता है, ठीक है? तो अगर आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि लोग अच्छे होने शुरू हो जाएंगे तो मैं भी अच्छा हो जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को जगाने के लिए मैंने एक चीज़ बताई है कि हम कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को नंबर वन पे लेके आएँ, क्योंकि हमारे पास कमी कोई नहीं है। अगर बांग्लादेश जैसा मुल्क इतने कम रिसोर्सेज के साथ सेकंड पे आ सकता है, तो पाकिस्तान इतने अच्छे रिसोर्सेज के साथ फर्स्ट तक जा सकता है, ठीक है? श्रीलंका जैसे मुल्क जो हैं वो ई रोज़गार को कॉपी करने का कह रहे हैं, वो इवन कि कह रहे हैं कि अपने ट्रेनर्स हमारे साथ सेंड करें, हमें बताएं कि किस तरह ओवरऑल आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप से बेहतर होना सीखें, बाकियों को छोड़ दें उनके हाल पे, ठीक है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से बताएं, मैं आप लोगों को कमेंट्स देख लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। हम्म, ठीक है, ठीक है। वी एक्सपेक्टिंग अदर्स टू बी फिर, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज से एटलीस्ट अपने साथ एक वादा करें कि मैं अपने आप से बेहतर हूँगा। मैं अब अपने आप से बेहतर होने का मतलब क्या है? थोड़ा सा खुद को देखें कि आप में लैग क्या करती है चीज़। अगर आप अपने आप को देखें जी, आप यहाँ पे किस टाइम आप बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे होते हैं, किस टाइम गेम खेल रहे होते हैं या टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको लाइफ में पीछे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, उन लोगों से दूर जाएं। तो ओवरऑल अपने आप को एक दफ़ा छांट के देखें कि क्या अच्छी बातें हैं आप में और क्या बुरी बातें हैं। खुद ब खुद आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? इसको लीन प्रोसेस कहा जाता है, और ये कंपनीज फॉलो करती हैं कि हमने हर दफ़ा खुद से बेहतर होना है। और जैपनीज़ जितनी कंपनी है, जैपनीज़ कंपनीज़ लीन प्रोसेस को फॉलो करती हैं, और इसी वजह से जैपनीज़ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, क्योंकि जापान के पास ओवरऑल रिसोर्सेज बहुत कम है, उनके पास लैंड बहुत कम है, और वो हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसलिए उनकी कोशिश होती है कि जो भी हम ओवरऑल अपना क्रिएट करें, वो इतना अच्छा हो कि वो दूसरे लोग परचेज़ करें। आपने जैपनीज़ घर देखे होंगे, वो छोटी-छोटी जगह पे रहते हैं, क्योंकि उनके पास जगह है ही नहीं कोई काम करने की। तो इसलिए वो लीन प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं। जो पाकिस्तान में जापानी गाड़ियाँ आती हैं, उनमें एक सिर्फ़ अगर एक 2014 मॉडल है, एक 2015 मॉडल है, उन दोनों मॉडल्स में इतना ज़्यादा फ़र्क होगा कि वो टेक्नोलॉजी, हालाँकि आप 2004 जो तकरीबन 2013 या 2014 मॉडल होगा, आप देखोगे आपको लगेगा यार परफेक्ट गाड़ी है, इसमें क्या और ऐड करना है। लेकिन स्टिल वो अगले मॉडल के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड करेंगे, उसको बेहतर बनाएँगे। यही चीज़ पाकिस्तान में गाड़ी बन रही है, मेहरान पाकिस्तान के अंदर बन रही है, वो 1990 में भी वही थी जो आज 2020 में है। क्यों? हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो चीज़ चल रही है चलती रहे, चलने दो। तो ये जो चीज़ है हमारे अंदर, ये हमें गलत तरफ लेके जा रही है, हम आउटडेटेड होते जा रहे हैं, दुनिया से पीछे चलते जा रहे हैं, क्योंकि हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे हम लोग 30 साल पहले थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना है। अब मैं चाहता हूँ कि तकरीबन आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, वरना मैं बोलता रहूँगा बैठ कर, आप लोग सुनते रहेंगे। मुझे सिर्फ इस जो ओवरऑल टाइम है, इसमें अफ़सोस ये होता है कि हमें कोई प्रॉपर तरबियत करने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो या पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो समझा रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि आपके साथ जो इशू है वो इस तरह से रिज़ॉल्व होगा।
खैर जी, इसको फ़िलहाल हम यहीं पे रोकते हैं। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हम लोग आज की जो असाइनमेंट है उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, और सर अगर फैमिली हमें आगे ना जाने दे रही हो तो फिर क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू सजेस्ट? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मैं ये सब कुछ करूँ। ठीक है, बहुत से लोगों को ये होता है कि जी मेरी फैमिली नहीं चाहती मैं जॉब करूँ, या मेरी फैमिली कहती है कि आप घर बैठें, या जो भी ओवरऑल आपके इश्यूज़ हैं। पहला मेरा आपसे सवाल ये कि आपकी फैमिली जो आप कह रहे हैं, फैमिली में कौन है? क्या आपके पेरेंट्स कहते हैं आपको ये काम ना करने के लिए? ठीक है, अगर पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप ये काम ना करो, मत करो, क्योंकि उनकी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, हमेशा खुशी की तलाश में कर रहे होते हैं, सुकून की तलाश में कर रहे होते हैं। जॉब कर रहे हैं आप, पैसे कमा रहे हैं, खुशी होगी कि चलो एटलीस्ट मेरे पास ये चीज़ है, ये मैं अपने जो भी ओवरऑल आपके खर्चे हैं पूरे कर सकते हैं, खुशी हो रही है आपको। हमेशा हर काम सुकून के लिए कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने वालदैन को खुश रख के सुकून में हैं तो फिर आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टिल आपको लगता है कि नहीं, मुझे जॉब करनी है, तो आप उनको कन्विंस करें। अगर वो कन्विंस होते हैं तो ठीक है, नहीं कन्विंस होते तो मत करें। पेरेंट्स की रज़ा के ख़िलाफ़ मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा धक्के खाएंगे, बरकत नहीं होगी आपके काम में। ठीक है, तो पेरेंट्स से ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर फैमिली में चाचे मामे और वो सारे आते हैं तो फिर उनको साइड पे करें, अपने पेरेंट्स से बात करें कि ये चीज़ है, अगर आप हाँ करेंगे तो मैं करूँगा या करूँगी, अगर आप मना कर देंगे तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। सर मेहरान पाकिस्तान में बनती है? जी बिल्कुल, असेंबली जो सारी इसकी है पाकिस्तान में ही है। अच्छा, माई एम इज़ ऑलवेज टू बी मोर बेटर। ठीक हो गया। नहीं सर, हम आपकी बातें सुनकर उन पर एक्शन लेते हैं। जी ज़रूर लें एक्शन। ठीक है जी। अच्छा, हमारी एक आज छोटी सी असाइनमेंट है, उसको हम देखते हैं। असाइनमेंट ये है कि हमें एक अपने बॉस की ईमेल आई है। इमेजिन ये कर रहे हैं हम लोग, बॉस हमें ये कहता है कि जी मुझे 2 फ्रीलांसर्स चाहिए fiverr.com से, जो कि हमारा लोगो डिज़ाइन कर सकें, और मेरा जो बजट है वो $500 का है। मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा और समझें तो हम एक नॉन टेक्निकल इंसान है जिसको डिज़ाइनिंग का बिल्कुल नहीं पता, और हमारे बॉस ने हमें जस्ट मैसेज किया है और या ईमेल की है कि जल्दी से fiverr.com से 2 फ्रीलांसर ढूंढो जो कि लोगो डिज़ाइन कर सकें, और $500 के अंदर अंदर वो काम हो जाए। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा कि मैं आपको जो फाइवर है वो दूसरी तरफ से क्यों दिखा रहा हूँ, एज ए क्लाइंट फाइवर क्यों दिखा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग जो है वो शिकार की तरह है। कुछ लोग यहाँ शिकारी हैं और कुछ लोग यहाँ पे शिकार हैं। या ओवरऑल अगर आप जॉब और फ्रीलांसिंग का कोई डिफरेंस देखो तो जॉब में ये होता है कि आपका जो महीने के एंड का है, 30,000 20,000 जो भी ओवरऑल आपकी सैलरी है वो महीने के एंड में आपको मिल जानी है। ये जो लाइफ है ये वो भेड़ बकरियों वाली लाइफ है कि आपका जो मालिक है वो आपको सुबह लेके जाएगा, आपको बाहर से खिला पिला के और शाम को ला के आपको बंद कर देगा। आपको पता है कि मुझे खाना इस टाइम पे मिलना है, 30 दिन बाद मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मैंने उसी में गुजारा करना है। मुझे अगर एक्स्ट्रा भूख लग रही है तो मुझे वेट करना है कि महीने के एंड में जब मुझे 30,000 मिलेंगे तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए वो एक भेड़ बकरियों की ज़िंदगी है। फ्रीलांसर की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। उसकी लाइफ है शेर वाली, कि जब उसको भूख लगेगी वो शिकार करेगा। माइट भी कभी उसको शिकार ना मिले, वो भूखा रहेगा लेकिन स्टिल वो शेर रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा लाइफ में इसमें डिफरेंस देखिएगा कि फ्रीलांसिंग में आपको जब भूख लगेगी आप तब शिकार करें, जब आपको भूख नहीं, आपका दिल नहीं करे शिकार करने का, मत करें। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में जब आपके मालिक आपको ले गया खिलाने के लिए, आपको भूख लगी है या नहीं लगी, आपको खाना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मुझे ये चीज़ चाहिए वरना रात को मुझे भूख लगेगी। तो इसलिए थोड़ा सा हम अब जो फाइबर है उसको भी एक एज अ जंगल देखेंगे, क्योंकि वो भी एक जंगल के कानून की तरह, वहाँ पे कुछ शिकारी हैं और कुछ शिकार हैं। तो अभी एज अ शिकार हम जाके देखेंगे कि वहाँ पे शिकारियों ने किस तरह से जाल बिछाए हुए हैं, और हम उनको समझेंगे कि अच्छा जब हम लोग फ्रीलांसिंग करेंगे, हम लोग जब डिज़ाइनिंग सेल करेंगे तो फिर हमने क्या करना है। ठीक है, तो अभी एज अ क्लाइंट हम फाइवर पे जाते हैं और जाके वहाँ पे ओवरऑल देखते हैं कि लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज कैसे सेल हो रही हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल मैंने यहाँ पे fiverr.com ओपन किया है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे यूआरएल दोबारा दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, ये यूआरएल है fiverr.com का। वैसे तो मैंने इसके अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, अब हमने इसको ओपन किया। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर पहली चीज़ लिखी है फाइंड परफेक्ट फ्रीलांस सर्विसेज फॉर योर बिजनेस। तो हमें तो एग्जैक्ट यही चीज़ चाहिए।
हमें तो फ्रीलांसर्स चाहिए अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ वापस और यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ मौजूद है। उन्होंने कहा है कि जी हमारे साथ फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स वाले भी यहाँ से फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसने कहा हुआ क्या है, बिल्ड योर ब्रांड, लोगो डिज़ाइन। अच्छा, ये तो सब कुछ यहाँ पे वही है जो मुझे चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं जी पेमेंट प्रोटेक्शन है यहाँ पे, प्राइस फ़ौरन आपको पता चल जाती है कितने पैसे लगेंगे, और 24/7 यहाँ पे काम हो रहा है, बेहतरीन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट लोगों के काम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे टॉप पे हमारे पास सर्च बार है, इसके अंदर हमें जो चीज़ चाहिए वो सिंपल हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे कि हमें लोगो डिज़ाइन के लिए काम चाहिए, एक फ्रीलांसर चाहिए। सर्च किया हमने तो हमारे सामने यहाँ पे मल्टीपल सर्च के वो जो भी रिजल्ट्स है वो आ गए। अब इसमें मसला क्या है कि हमें हमारे सीईओ ने कहा है कि $500 के अंदर हमने काम करना है। यहाँ पे जो प्राइस आ रही है वो सारी रुपीज़ में है। तो हम पहले क्या करेंगे, टॉप पे जाएंगे, यहाँ से इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, या टॉप पे लिखा हुआ है PKR और यहाँ से US डॉलर्स। तो ये सारी रिफ़्रेश होंगी और नीचे अब सारे हमें डॉलर्स में प्राइसिंग नज़र आएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मिक्स डिज़ाइन है, ठीक है। $800 वाला भी है, ठीक है, 50 वाला भी है, 40 वाला भी, सब एक ही सफ़ में खड़े हुए हैं। ये 500 के अंदर करके दे रहा है, विल डिज़ाइन ब्रांड आइडेंटिटी एंड लोगो डिज़ाइन। इसको ओपन कर लेते हैं और देखें अगर हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटे हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत छोटे ब्रांड्स हैं या बहुत छोटे क्लाइंट्स हैं या सॉरी फ्रीलांसर्स हैं। अब इसको थोड़ा सा शफल करने के लिए, थोड़ा सा फ़िल्टर करने के लिए हम यहाँ टॉप से देखते हैं कैटेगरी में। हमें यहाँ पे कैटेगरी लोगो डिज़ाइन की ही चाहिए, ठीक है। लोगो ऑप्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पे मिनिमल, फ्री स्टाइल, इनका हमें कुछ पता नहीं है क्या होते हैं, ना हमें हमारे बॉस ने बताया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर सेलर डिटेल आ रही है यहाँ पे, टॉप एड सेलर, लेवल 2 सेलर, लेवल 1, हमें कुछ नहीं पता ये क्या होता है, छोड़ दें इसको। बजट पे आ जाए, हाँ बजट हमें पता है कि हमें मिनिमम 450 से लेके और 500 तक का यूज़र चाहिए या फ्रीलांसर चाहिए। अप्लाई करेंगे इसको और इस तरह से हमारे सामने जितने भी उस रेंज में आएंगे वो सारे नज़र आ जाएंगे। तो हम लेट्स इसको ओपन कर लेते हैं। इसके डिज़ाइन थोड़े अच्छे हैं, इसके डिज़ाइन थोड़े अच्छे लग रहे हैं। और देख लें कोई, इसका डिसेंट डिज़ाइन है। नीचे साथ में यहाँ पे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है, कि 5.0, 4.7, 20 रिव्यूज़, 164 रिव्यूज़। ओके, आई विल डू ब्रांडेड लोगो डिज़ाइन, ठीक है, इसके डिज़ाइन अच्छे हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं, ठीक है। प्रो वेरीफाइड यानी कि प्रो डिज़ाइन है इसका। दिस गिग इज़ ऑफर्ड बाय अनरिवेलेटेड टैलेंट, ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो ये ओवरऑल हमारे पास कुछ हमने यहाँ पे ओपन कर लिए। सो इनको देखते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब इसको हम साइड पे करते हैं। अब देखें तो यहाँ पे इसने ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो दिखाया है, ठीक है, डिज़ाइंस दिखाए हैं इसने अपने, ठीक है। और बहुत कम डिज़ाइन है यहाँ पे, 4-5, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा भी साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके ओवरऑल रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। 8 ऑर्डर्स इन क्यू, इसका मतलब ये है कि 8 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, ठीक है। जिन लोगों को आइडिया नहीं है इसका इसका मतलब ये है कि 8 प्रोजेक्ट्स पे अभी ये काम कर रहा है और ये इसका पोर्टफोलियो है। तो देखिए इसने कितना अच्छा प्रेजेंट किया अपने काम को और हम भी ये चीज़ सीखेंगे कि हम लोगों ने अपने काम को ऐसे कैसे प्रेजेंट करना है, ये कैसे क्रिएट करेंगे सारा कुछ। जब हम लोगो डिज़ाइन पढ़ेंगे उसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि हम लोगों ने अपने काम को इस तरह से कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये देखें इसने अपने काम को, और आप एग्जैक्टली सारे बच्चे जो हैं वही चीज़ें बना सकेंगे बड़े ईजीली। नेक्स्ट अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे उसने बताया है कि ये इस प्राइस में क्या कुछ दे रहा है। 3 लोगोस हैं, यानी कि 3 कॉन्सेप्ट देगा वो हमें, एक लोगों के एक दिन में ही डिलीवरी मिल जाएगी। अनलिमिटेड रिवीजन्स हैं, 3 इनिशियल कॉन्सेप्ट हैं, सोर्स फाइल देगा, लोगो ट्रांसपेरेंसी है, बेहतरीन है, हमें यही चीज़ चाहिए। ठीक हो गया, एक हम ये रख लेंगे अपने पास, ठीक है, गिग। और देखते हैं, ये लेवल 2 सेलर है और उसके पास भी यहाँ पे डिफरेंट लोगो डिज़ाइन है, बट इसके लोगोज इतने कोई अच्छे नहीं हैं, बहुत इसने इलस्ट्रेशन ही क्रिएट की हुई हैं जो कि लोगों के ओवरऑल उस लिहाज से मुझे कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करी एज़ कम्पेयर टू दीज वन, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। इस पर आ जाते हैं।
इसके लोगो कुछ हद तक बेहतर हैं, बट इसके पास डिज़ाइंस कम हैं, ठीक है, सैम्पल्स कम हैं, और ये 6 दिन में डिलीवरी दे रहा है, तो इस लिहाज से ये काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। व्हाट इज़ लोगो ट्रांसपेरेंसी? लोगो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट लोगो होगा या ओवरऑल उसके बैकग्राउंड होगा। जैसे ये देखें, ट्रांसपेरेंट लोगो है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसके बैकग्राउंड पे जो कलर है वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड नहीं, उस लिहाज से ये भी ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, एक और देखते हैं, ये टॉप रेट सेलर है, इसके 2 ऑर्डर्स क्यू में हैं, और इस तरह से इसने अपने लोगोज जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं। किसी हद तक पुराने डिज़ाइन हैं, बहुत ओल्ड फैशन लोगो डिज़ाइन है इसके, और ये 4 दिन में डिलीवर कर रहा है, 3 लोगों से, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, आगे चलते हैं। इसके लोगोस काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है इसके, मॉडर्न डिज़ाइन है, मिनिमल डिज़ाइन है, मिनिमल अप्रोच है, ठीक है, एक इसको रख लेते हैं। ये 3 इनिशियल कॉन्सेप्ट दे रहा है, 5 दिन में डिलीवरी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉस ने हमें बताया नहीं कि हमें कितने टाइम में चीज़ चाहिए, तो हम इसको भी साथ रख सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक और है, इसके भी लोगोज अच्छे हैं, लेकिन ये हमें जस्ट एक कॉन्सेप्ट दे रहा है और 2 रिव्यूज़ दे रहा है $500 के अंदर, तो उस लिहाज से हमें ये इतना अच्छा नहीं, हमारा बॉस जो है वो नाराज़ हो सकता है कि जस्ट एक लोगो दे रहा है। तो हम एक इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये कहाँ का है, इस स्टाइल का, ओए होए होए, एक इसको सिलेक्ट करेंगे और एक हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमने 2 जो हैं अपने फ्रीलांसर सेलेक्ट किए हैं, किस बेस पे, कि ओवरऑल उनके डिज़ाइन जो है वो कितने मॉडर्न थे या कितने अच्छे अट्रैक्ट कर रहे थे हमें, कितने ज़्यादा डिज़ाइंस थे, ठीक है, और वो कितने कम टाइम में डिलीवर कर रहे हैं चीज़ को, और क्या कुछ हमें साथ में सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई उसने अपने बारे में और अपने प्रोसेस के बारे में। अगर इसको देखें हम लोग यहाँ पे, तो इसने भी अपना प्रोसेस सारा बताया हुआ है कि यू विल गेट फ्रॉम दिस केक 1 से 4 ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स होंगे, प्रिंटेबल फाइल्स होंगी कि आप प्रिंट कर सकते हो उसको। इसके अलावा कलर कम्बिनेशन भी वो क्रिएट करके देगा, वेक्टर फाइल देगा, हमें पता है वेक्टर फाइल क्या होती है, पीडीएफ और एसवीजी। हाई रेजोल्यूशन फाइल्स होंगी पीएनजी में और जेपीईजी में, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें थोड़ा बहुत आइडिया है इन चीज़ों का, आगे जाके लोगो डिज़ाइन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगी चीज़। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। ये फ्रीलांसर कहाँ से है, आई एम नॉट श्योर ये किस जगह पे, मैसिडोनिया, सर्च कर लेते हैं। ये देखें, अब एक्सपोजर यही चीज़ है कि आपको रोज़ नई चीज़ मिलती है देखने को। एल्बानियन कोई जगह है, उसके पास है ये। नॉर्थ, ठीक हो गया, साउथ ईस्ट यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप की साइड पे, उस वहाँ पे इस तरह के ममालिक हैं छोटे छोटे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो मुझे बता दें। आज की फ्रीलांसिंग का लेक्चर आपको आई होप समझ आया होगा। आप लोगों की जो असाइनमेंट है आज की, वो सिर्फ ये है कि आप लोगों ने फाइवर ओपन करना है, ठीक है। अब असाइनमेंट को समझने फिर मैं आप लोगों के ओवरऑल जो कमेंट्स हैं उस पर आता हूँ। असाइनमेंट आपकी है कि आपने फाइवर ओपन करना है, लेकिन उसमें लॉगिन नहीं करना, ठीक है। फाइवर पे अकाउंट क्रिएट अभी नहीं करना, लॉगिन नहीं करना, सिर्फ fiverr.com ओपन करना है। लॉगिन किए बगैर आपने उसके ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग गिग जो है वो सर्च करना है, या इंटरेस्टिंग सर्विस जो है वो सर्च करनी है, जो आपको लगता है कि ये शायद पॉसिबल नहीं था कि ऑनलाइन सेल हो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, कि ये बंदा क्या कह रहा है कि आई विल मेक अ विश कम ट्रू, कि मैं आपकी जो दुआ है वो आपके लिए दुआ करूँगा और आपकी दुआ कंप्लीट हो जाएगी या पूरी हो जाएगी, जो कि सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है। लेकिन इसने यहाँ पे किस तरह का गिग क्रिएट किया हुआ है, और जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसके ऑलमोस्ट 3000 रिव्यूज़ हैं और 16 ऑर्डर्स इन क्यू है, ठीक है। तो लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो काम है आप वो सेल नहीं कर सकते, तो आप बैठ के दुआएं करना शुरू कर दें, उससे ही बड़ी अर्निंग हो जाती है। तो इसलिए आपने इस तरह के इंटरेस्टिंग गिग सर्च करने हैं और उसका लिंक आपने शेयर करना होगा ग्रुप में। मैं आपके साथ पोस्ट कर दूंगा वहाँ पे, आपने उसके नीचे सबसे इंटरेस्टिंग गिग जो है वो वहाँ पे शेयर करना है, और फिर देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो गिग है वो ढूंढ के लाता है, ठीक है। तो जो भी आपको ऐसी चीज़ लगती है कि अच्छा ये भी ऑनलाइन हो सकती है चीज़, तो आपने उसको जस्ट सर्च करना है। और ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको ज़्यादा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक कैटेगरी है लाइफस्टाइल की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा यस, लाइफस्टाइल के अंदर ही अदर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो और भी आप राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और म्यूज़िक वगैरह की चीज़ें देखिएगा ऑनलाइन, इसके अंदर देखें सारा कुछ, फिर आपको आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, ठीक है।
गिग का मीनिंग क्या है, गिग किसको कहते हैं? गिग सर्विस को कहा जाता है, फाइवर उसको गिग का नाम देता है, नॉर्मली इसको हम सर्विस कहते हैं। ये एक सर्विस दे रहा है मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगों की, फाइवर इसको गिग का नाम देता है, ठीक है। तो आप लोगों ने गिग सर्च करना है या सर्विस सर्च करनी है, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, अब यहाँ तक के क्वेश्चन है तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स पे। और कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है आज की स्ट्रीमिंग को, कोई क्वेश्चन उसका तो बता दें, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अगर आपने स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करना है तो कमेंट कर दें ताकि मैं लिंक शेयर करूँ। ओके जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ऐसे पेरेंट्स की बात में चाहते हैं लगे हैं वो समझ नहीं आ रही, हम फिर भी नुकसान होता है। बिल्कुल सर, पेरेंट्स की दुआओं वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। प्रो वेरीफाइड क्या होता है सर? प्रो वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि फाइवर वेरीफाई करता है एक बंदे की डिज़ाइन स्किल्स को या उसके काम को, और आपको एज अ क्लाइंट कंफर्म करता है कि इस बंदे को हमने खुद चेक किया हुआ है कि ये काम अच्छा करता है, और उसके अगेंस्ट वो आपको प्रो कर देते हैं। पाकिस्तान में फ़िलहाल फाइवर पे कोई प्रो मुझे आज तक मिला नहीं है, कोई पाकिस्तानी अभी तक प्रो नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे डिज़ाइन की सर्टिफिकेशंस वगैरह या जो डिग्रीज़ हैं वो काफ़ी कम है, रिनॉन कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। और आपको प्रो होने के लिए प्रॉपर डिग्री, प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर एक तरह से एक्सपोजर चाहिए अगर आप फाइवर प्रो होना चाहते हैं। अच्छा, ठीक हो गया सर। व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑन फाइवर? कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप कितने वर्जन्स क्रिएट करके दोगे लोगों के। फॉर एग्जांपल एक अगर आप लोगो क्रिएट कर रहे हो, तो आप एक कंपनी को अगर फाइवर का लोगो क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसके कितने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करके दोगे, कि एक में आपने इसको इस तरह से लेटर में लिखा हुआ है, एक में आपने कोई आइकन ऐड कर दिया साथ में, एक में आपने राइट पे कोई आइकन क्रिएट किया, तो डिफरेंट आप डिज़ाइंस क्रिएट करोगे, उनको कॉन्सेप्ट कहा जाता है। आइडियाज़ यानी कितने लोगो आइडियाज़ आप दोगे। अच्छा, लिंक कैसे शेयर करेंगे, कहाँ से कॉपी करेंगे उस गिग का, ये देख लें आप। सिंपल टॉप पे जाएंगे, ये यहाँ पे लिंक आ रहा है पूरा गिग का, ठीक है। ये पूरा लिंक का गिग है, तो आप सॉरी गिग का लिंक है, तो आप उसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। सर अगला लेक्चर काफ़ी फ़नी होने वाला है, मतलब माइट भी कह सकते हैं। मेरे तो कोशिश होती है कि हर लेक्चर में थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करूँ ताकि आप थोड़ा जाग करें। अच्छा, हाउ टू गेट स्टार्टेड में नंबर 2 और नंबर 5 में फ़र्क बता दें। जस्ट अ सेकंड में आ जाता हूँ। हाउ टू गेट स्टार्टेड ये था आई गेस। डिसाइड व्हाट यू विल ऑफर एंड स्टार्ट रीचिंग, आई गेस यही पूछ रहे हैं आप। हाउ टू गेट स्टार्टेड में यही है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे व्हाट यू विल ऑफर, कि मैं सर्विस क्या प्रोवाइड करूँगा, और इसमें हम डिसाइड करेंगे कि मैं किसको दूंगा ये सर्विस, ठीक है। और मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रीच करना शुरू करूँगा। वो कहाँ मौजूद हैं? वो फाइवर में मौजूद हैं, फ्रीलांसर में मौजूद हैं, और मैं अपनी सर्विस वहाँ पे देना शुरू करूँगा, ठीक है। ये है कि आपने डिसाइड किया कि मैं लोगो डिज़ाइन की सर्विस दूंगा या वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विस दूंगा, और ये है कि आपने अब डिसाइड कर लिया है, तो अपने क्लाइंट को रीच करना शुरू करेंगे। टू रिविजन्स एक गिग में था सर, तो क्या वो 2 बार के बाद काम नहीं करेगा? नहीं, वो फिर नहीं करेगा, उसका जो गिग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो 2 चेंजेस करवा लेता है तो उसके बाद वो रिविजन्स नहीं करेगा। ठीक है सर, मुझे क्लिपिंग मास्क का इशू है, बहुत प्रैक्टिस की है। मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे ज्वाइन करो और हम लोग फिर आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। I previously wrote article but amazing logo designing pays well even 2 times more than article writing। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा पे करते हैं वो। अच्छा जी, सर मैं फ़ोटोशॉप में पिक्चर ड्रैग करता हूँ तो काफ़ी डेट दफ़ा एरर आ जाता है, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रोग्राम एरर। आप किसी छोटे साइज़ की पिक्चर ऐड करके देखो, अगर फिर भी एरर आता है तो मुझे बताना। नॉर्मली ये होता है कि आपके रैम कम होती है, आप इमेज थोड़ा हैवी ले रहे होते हो, तो उसमें नॉर्मली फ़ोटोशॉप इशू करता है। उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, कि अगर आपने रैम इंक्रीज़ करनी है उसकी तो वो कैसे होगी। ये नहीं कि आपके सिस्टम की रैम इंक्रीज़ होगी, फ़ोटोशॉप का जो ओवरऑल यूजेज है वो फ़र्क आ जाता है उसमें।
रेट में बार्गिन भी होती है सर, होती है रेट में बार्गिन हो भी सकती है। कभी क्लाइंट कहता है कि यार मैं $400 पे नहीं कर सकता, $350 में पे कर सकता हूँ, तो क्या आप उसमें काम कर दोगे? तो फिर ये है कि आप उसमें से कोई ना कोई सर्विस में से चीज़ डिक्रीज़ कर देते हो, कि मैं कॉन्सेप्ट अगर 4 दे रहा हूँ तो मैं 3 दूंगा। तो इस तरह नॉर्मली निगोशिएशन होती है। ओके जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हो आप लोगों को चीज़ समझ आएंगी। कल से हम लोग फाइवर को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर से देखेंगे कि फाइवर अंदर से कैसा है, बैक एंड कैसा है, सेलर के लिए चीज़ कैसे काम करती है। ठीक है सर, आपने नंबर 1 एंड नंबर 5 का बताया है, नंबर 2 एंड ओह ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं नंबर 2 का बता देता हूँ। हम कहाँ थे, ये डिटर्मिन योर टारगेट मार्केट और स्टार्ट रीचिंग। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डिटर्मिन कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि मेरी टारगेट मार्केट है कौन सी। मैं रीच नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मेरी सर्विस की ज़रूरत है किसको। ठीक है, मैंने किसको ये चीज़ बना के देनी है या कौन लोगो डिज़ाइन की ज़रूरत रखता है। यहाँ पे मैं प्रॉपर उनको रीच करना स्टार्ट करूँ। क्यों रीच करना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि मेरी प्राइसिंग सेट होगी, मेरा पोर्टफोलियो सेट हो गया। यहाँ पे मेरे पास ना प्राइसिंग है ना पोर्टफोलियो है। ठीक है, मुझे पहले देखना है कि मैंने चीज़ सेल किसको करनी है और क्या वो मेरी ये वाली प्राइसिंग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो इसलिए पोर्टफोलियो क्रिएट करने से पहले भी हम मार्केट देखते हैं कि मैं उनसे रेलिवेंट ही पोर्टफोलियो क्रिएट करूँ जो मेरी मार्केट है, और फिर एंड में ये है कि मैं वहाँ पर उनको रीच करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा जी सर, कॉन्सेप्ट में जितने लोगो दिए वो सारे यूज़ कर सकता है क्लाइंट या किसी एक को सिलेक्ट करेगा बस? देखें, क्लाइंट तीनों लोगों यूज़ कर नहीं सकता। वो क्या करेगा? तीनों लोगों तो अपनी वेबसाइट पे नहीं यूज़ करेगा या कहीं भी यूज़ नहीं करेगा। तीनों लोगों हैं उसी के, क्योंकि उसने पे किया, आपने 3 लोगों क्रिएट किए हैं उसके लिए। लेकिन नॉर्मली क्लाइंट एक सेलेक्ट करता है और उसमें नॉर्मली कलर वगैरह चेंज कर लिए, फॉन्ट चेंज कर लिए, इस तरह के माइनर एडिटिंग के बाद वो फाइनलाइज करता है। ठीक है, अगर वो तीनों कहता है कि तीनों मुझे दे दो, आप दे दें तीनों। आपने बना लिए, अब आपके तो वो किसी काम के नहीं है और उसने पैसे दिए, आप तीनों लोगों उसको दे दो। सर इस बारे में अगेन बताइएगा, मुझे समझ नहीं है किस बारे में, दोबारा मुझे बताइएगा। अच्छा, वहाब आप दोबारा बताइएगा किस बारे में आप पूछ रहे हो। ओके जी, इमरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक सेकंड अभी ऐड करता हूँ। ओके जी इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक सेकंड, आई गेस आप म्यूट हो। अस्सलाम वालेकुम इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, मुझे सर आ रही है। ओके इमरान, आपकी स्क्रीन में से शेयर हो रही है, बताओ क्या इशू आ रहा है? सर ये जब मैं टेक्स्ट पे क्लिपिंग मार्क्स अप्लाई करता हूँ, हम्म, ये मैंने किया। दोबारा ये करके सर, देखो। ठीक है, सर आ रही है? हाँ सर हाँ ये आ मैं रही है। जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करके करता हूँ तो ये मेरे से ऊपर से ड्रैग भी नहीं होता। दोबारा साइड पे क्लिक करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टू सेलेक्ट करो, अब ड्रैग करो इसको। ठीक है ठीक है, अब इसको ड्रैग करो सिंपल, इमेज को, नहीं इमेज होता को। ये। नहीं नहीं, आप इमेज को ड्रैग नहीं कर रहे, आप साइड, हाँ यहाँ पे अब ड्रैग करो, छोड़ दो, साइड पे क्लिक करो। सिलेक्शन टू सेलेक्ट करो, अब इस पर डबल क्लिक करो, दोबारा डबल क्लिक करो। नहीं नहीं, डबल क्लिक करोगे तो आप हाँ इमेज मोड में आ गए। अब इस इमेज को मूव कर लो जैसे मर्जी, इमेज को नीचे की तरफ मूव करो, इमेज को, इमेज को, इमेज को, लेटर्स को नहीं, हाँ नीचे मूव करो इसको। आप साइड पे क्लिक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, दोबारा डबल क्लिक करो इसके ऊपर। थोड़ा स्लो काम कर रहा है। हाँ कोई मसला नहीं है, इमेज पे क्लिक करोगे ना तो फिर वो डायरेक्ट उसमें जाएगा, एक्सक्यूशन मोड में। इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। अब हो रहा है सर। हाँ, अब इसको सर नीचे वो मूव डायरेक्ट करो। सिलेक्शन टूल के जरिए क्यों नहीं होता है ये? डायरेक्ट सिलेक्शन से भी हो जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन से आप डबल क्लिक कर देते हो, आप सिंगल क्लिक से ड्रैग करोगे तब हो जाएगा।
साइड तो पे क्लिक ये करके ना सिंगल क्लिक देखिए से ड्रैग करो। अभी साइड पे डबल क्लिक करो ताकि आप इस आइसोलेशन मोड से बाहर आओ। जैसे तो मैं सिंगल क्लिक अब करता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ इमेज को ड्रैग करना है आपने। जहाँ पे इमेज आपको नज़र आ रहा है उसको ड्रैग करो। आप दरमियान से पकड़ के उसको क्लिक कर रहे हो। इधर सिंगल क्लिक करो। हाँ, अब ड्रैग जैसे करो। ठीक है। ठीक है, आप डबल क्लिक करते हैं ना, उससे नहीं होता। है, ठीक है। और कोई इशू है? नहीं सर, थैंक यू। चलो ठीक हो गया। ओके जी। नेक्स्ट अब्दुलरहमान सर, अक्सर काम करते हुए जब थोड़ा लंबा ब्रेक हो जाए तो काम रिज्यूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस बिहेवियर को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लंबी ब्रेक्स ना लूँ, छोटी ब्रेक लूँ और फ़ौरन काम स्टार्ट करूँ। लेकिन अगर आप ब्रेक लेते हो तो दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, और जहाँ पे आपने काम रोका होता है आप काम को दोबारा देखते हो तो आपके माइंड में और आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा ये तो मैं क्योंकि थके हुए माइंड से कर रहा था तो इसलिए इसमें ये इशू आ गया, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट माइंड के साथ करता हूँ। तो उससे फिर एक चीज़ है कि आपके पास फ्रेश आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। मुझे नॉर्मली इस तरह फील नहीं होता कि मैं अगर ब्रेक के बाद आया हूँ तो मेरे से काम करने का दिल नहीं कर रहा। थोड़ी सी कोशिश किया करें, अगर आपको दोबारा काम करने का दिल नहीं कर रहा तो आप बेशक डेस्क पर बैठ के काम ना करें। आप वैसे ही थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह या डिज़ाइन से रेलिवेंट कोई वीडियोस वगैरह देखना शुरू करें, फिर बाद में दोबारा काम की तरफ आएँ। डायरेक्ट काम पे जाएंगे तो शायद दिल ना करें। अच्छा, ये 2 रिवीजन्स 1 गिग में था सर, तो क्या वो 2 बार के बाद काम नहीं करेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप 2 रिवीजन्स का कह देते हैं कि मैं जस्ट 2 रिवीजन्स करूँगा, तो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, और क्लाइंट अगर मज़ीद रिवीजन्स करवाना चाहता है तो आपको एक्स्ट्रा पे करता है। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल रिवीजन्स काम कर रही होती हैं। अच्छा जी। सर, अगर क्लाइंट लोगो पसंद नहीं आते तो? पहली चीज़ ये कि हम लोगो बनाते इतने अच्छे हैं कि उसको पसंद आ जाए, बट स्टिल अगर उसको पसंद नहीं आ रहे होते तो हमारी शुरू में कोशिश होती है कि हम उससे सैम्पल्स लें या हम उसको कोई डिज़ाइन इस तरह के दिखाएं कि जिससे वो हमें बता सके कि उसको लोगो किस तरह का चाहिए। इसलिए हम जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे उसके साथ, उतना ईजी है हमारे लिए समझना कि उसको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। और फिर उसके बाद ये है कि हम लोग अपने हिसाब से लोगो डिज़ाइन करते हैं। लेट्स से आपने 3 लोगो डिज़ाइन करके दिए, उसको स्टिल पसंद नहीं आ रहे, तो आप उससे पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ मिसिंग है इसके अंदर, आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही। हम उसको और क्लियर करते हैं, जैसे क्लाइंट कहता है नहीं 3 और बना के दिखाओ, मुझे ये पसंद नहीं आए। तो वो जो पसंद नहीं है, आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई इसके अंदर, आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है जी, इसको फिर मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे बता दें। यहाँ पे और हमारे साथ अभी कोई नहीं है, इमरान ही थे, उनका इशू रिजॉल्व हो गया। ठीक है जी, इसको फिर मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह हम लोग कल 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।